क्लास 11th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस। इस एक वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो पूरा चैप्टर आपको इतने अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसके सारे क्वेश्चंस आप फुल मार्क्स के लिए लिख रहे होगे अपने एग्जाम में। बस इतना ही करना है इस चैप्टर के लिए, तुमको इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। और ये जो चैप्टर है ना तुम्हें काफी ज्यादा क्लोज लगेगा। ये लाइक हम बहुत दूर की हिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, हमने पहले बात कर ली है क्लास 11 के पहले वाले चैप्टर्स में 5th सेंचुरी के पहले क्या हुआ, मिडीवल पीरियड में क्या हुआ। अब हम बात करेंगे हमारे यूरोपियन सोसाइटी में 14th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक क्या क्या हो रहा था। हम कुछ नए टाउन्स की बात करेंगे और इन टाउन्स में हम देखेंगे कि एक अर्बन कल्चर डेवलप हो रहा था। जो अर्बन लोग थे वो खुद को काफी ज्यादा सिविलाइज्ड स्कॉलरली तरीके से देख रहे थे, कुछ लोग रूरल एरियाज को लुक डाउन कर रहे थे। एक नया डिस्टिंक्ट कल्चर जो था उसकी पूरी इस चैप्टर में हम बात करेंगे। हम देखेंगे कि जो हमारे टाउन्स थे, हमारे फ्लोरेंस, वेनिस, रोम के जो टाउन्स थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट और लर्निंग के सेंटर्स की तरह डेवलप हो रहे थे। जो आर्टिस्ट थी, इंडिविजुअल आर्टिस्ट की इंपॉर्टेंस भी सोसाइटी में बढ़ रही थी। जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज थी, एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज से हम क्या समझते हैं, जो हमारी नोबल क्लास थी, हमारे जो हाई क्लास के लोग थे वो लोग हो गए। जितने भी रिच मर्चेंट्स वगैरह लोग हो रहे थे वो लोग आर्टिस्ट को हायर कर रहे थे, उनसे आर्ट बनवा रहे थे। कोई अपनी बिल्डिंग बनवा रहा था, कोई अपनी बिल्डिंग्स में पेंटिंग्स वगैरह, स्कल्पचर्स वगैरह ऐड करवा रहा था। तो आर्ट को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी। प्रिंटिंग का इन्वेंशन हुआ। अब पहले के चैप्टर में हमेशा हमने मैन्यूस्क्रिप्ट्स की बात करी है। मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब जो हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इस चैप्टर में हम जब आगे जाएंगे तो हम देखेंगे कि जब प्रिंटिंग आ गई तो कैसे उसने सोसाइटी को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया। तो प्रिंटिंग के बाद ये भी हो रहा था कि बहुत दूर दूर तक के जो टाउन्स थे, जो रीजन्स थे, वहां तक भी किसी एक जगह का टेक्स्ट जो था वो फैल रहा था। हम ये भी देखेंगे कि एक सेंस ऑफ हिस्ट्री डेवलप हो गया था। मतलब क्या कि लोग अपनी हिस्ट्री को पढ़ रहे थे, रिकंस्ट्रक्ट कर रहे थे, उससे कुछ कुछ सीखने की कोशिश कर रहे थे। लोग मॉडर्न वर्ल्ड को एंशिएंट वर्ल्ड ऑफ रोम एंड ग्रीक से कंपेयर कर रहे थे। बहुत सारी चीजें, इंटरेस्टिंग वाली चीजें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो ये भी आपको समझ में आएगा कि सेंस ऑफ हिस्ट्री किस तरीके से सोसाइटी में डेवलप हुआ था। फिर जो रिलीजन था, इस पे भी अब बहुत सारे लोग इस 14 to 17th सेंचुरी की सोसाइटी में क्वेश्चन कर रहे थे। मिडीवल पीरियड में हमने क्या देखा था कि चर्च बहुत एक डोमिनेटिंग पावर था, लेकिन अब हम देखेंगे कि चर्च को चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे। पहले जो चर्च था वो क्या मान रहा होता था कि अर्थ सेंट्रिक यूनिवर्स में हम रहते हैं, अर्थ हमारे सेंटर में है, बाकी चीजें अर्थ के आजू बाजू रिवॉल्व करती हैं। लेकिन उसको हमारे साइंटिस्ट ने ओवरटर्न कर दिया। ओवरटर्न का मतलब उसको डिफाई कर दिया कि नहीं, जब साइंटिस्ट ने देखा कि यूनिवर्स ऐसे ऐसे चलता है, उन्होंने बताया कि भाई अर्थ सेंटर में नहीं है, हम सन के आजू बाजू घूम रहे हैं। तो जब उन्होंने भी इस चीज को चैलेंज किया तो सोसाइटी में भी धीरे धीरे जो चर्च के बिलीव्स थे वो भी क्वेश्चन होने लगे और उनको भी लोग डिफाई करने लगे कि नहीं, ये बात तो गलत है। ऐसे ही यूरोप सेंट्रिक जो व्यू था कि भाई यूरोप इस अर्थ के सेंटर में है, मेडिटेरेनियन सी इस अर्थ का सेंट्रल पॉइंट है, तो इसको भी साइंटिस्ट ने, हमारी अंडरस्टैंडिंग ने चैलेंज किया। अब क्या वो सोर्सेस है जिसके थ्रू इस चैप्टर को हमने पूरा रिकंस्ट्रक्ट किया? हमें बहुत सारे सोर्सेस मिलेंगे क्योंकि हिस्ट्री में हम आगे आ गए हैं। तो याद रखेंगे आप, हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, हमें प्रिंटेड बुक्स मिलते हैं, हमें पेंटिंग्स मिलते हैं, स्कल्पचर्स और बिल्डिंग्स मिलते हैं, टेक्सटाइल मतलब कपड़े वगैरह मिलते हैं। एंड ये सारी चीजों को प्रिजर्व किया गया है। आर्काइव्स मतलब जहां पे हमारे पुराने एंशिएंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व किया जाता है। आर्ट गैलरीज में हमें आर्ट मिल जाता है। म्यूजियम्स हमारे यूरोप के, अमेरिका के, इन सब जगहों पे हमें बहुत सारी चीजें मिलती है जिससे हम इस 14th to 17th सेंचुरी के पीरियड को समझने की कोशिश करते हैं। एंड यहां पे एक इस चैप्टर का प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म आता है रेनेसेंस। अब रेनेसेंस का लिटरल मीनिंग अगर एमसीक्यू में पूछा जाता है तो आप टिक लगा के आ जाएंगे, इसका लिटरल मीनिंग है रीबर्थ। और इसका क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, तो क्या क्या लिख के आओगे? पूरे चैप्टर में हम समझेंगे इससे रिलेटेड डिटेल्स, लेकिन एक इंट्रोडक्टरी पॉइंट यहीं पे हमें मिल गया कि 19th सेंचुरी से हमारे जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने इस रेनेसेंस टर्म को यूज किया किस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए? इस 14th to 17th सेंचुरी के पीरियड में जो चेंजेस आ रहे थे, जो नए कल्चर्स इमर्ज हो रहे थे हमारी सोसाइटी में, और इस नई सोसाइटी के नए कल्चर को डिस्क्राइब
ये कब बुरखात ने अपने टेक्स्ट में किया। अब ये जो हमारे बुरखात भाई थे, ये स्विट्जरलैंड बेजल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे एंड ये एक जर्मन हिस्टोरियन लियोपोल्ड फन रांके के स्टूडेंट भी थे। अब रांके साहब ने इनको बताया था कि भाई हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पॉलिटिक्स को रिकंस्ट्रक्ट करना। लेकिन हमारे जो बुरखात साहब थे, इनका नाम वैसे याद रखना, इस चैप्टर के एकदम एंड में भी एक और बार इनके ऊपर हम वापस से आएंगे। बुरखात साहब ने बोला ना जी ना जी ना, ऐसा नहीं होता कि हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट करना मतलब आपने सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट्स को रिकंस्ट्रक्ट कर लिया। हिस्ट्री में उतना ही इंपॉर्टेंट सोसाइटी को, उसके कल्चर्स को, उसकी अंडरस्टैंडिंग को समझना भी होता है। एंड बुरखात साहब बहुत ज्यादा बता रहे थे, अपने टेक्स्ट में एम्फसाइज कर रहे थे इस नए कल्चर को जो हमारे यूरोपियन सोसाइटी में इमर्ज हो रहा था। 1860 में बुरखात भाई ने द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसेंस इन इटली इस टेक्स्ट को लिखा, जिसमें उन्होंने बताया अपने ऑडियंस को लिटरेचर, आर्किटेक्चर और पेंटिंग के बारे में बताया कि कैसे इस नए ह्यूमनिस्ट कल्चर में, अब ये नया टर्म क्या है, ह्यूमनिस्ट कल्चर। ये जो ह्यूमनिस्ट कल्चर टर्म है, ह्यूमनिस्ट टर्म है, वो हम इसी सोसाइटी को रेफर करने के लिए यूज करते हैं। इस सोसाइटी का जो कल्चर था, उस कल्चर को ह्यूमनिस्ट कल्चर बुलाया जाता है। अब इसका भी क्वेश्चन आएगा, ह्यूमनिस्ट को एक्सप्लेन करो, तो वहां पे आप याद रखेंगे कि ह्यूमनिस्ट कल्चर में क्या हो रहा था। आर्ट को इंपॉर्टेंस दी जा रही थी, इंडिविजुअल्स को इंपॉर्टेंस दी जा रही थी। बोला जा रहा था कि ह्यूमंस बहुत सारी स्किल्स अक्यूमुलेट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। इस ह्यूमनिस्ट पीरियड में इसी चीज को सबसे ज्यादा एम्फसाइज किया गया कि हम ह्यूमंस जो हैं, हम स्किल सीख सकते हैं, अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। एंड इस ह्यूमनिस्ट मैन को मिडीवल मैन से अलग बताया जा रहा था, क्योंकि मिडीवल मैन को बोला जा रहा था कि चर्च डोमिनेट करता है, चर्च ने इसको पूरा कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन ह्यूमनिस्ट जो मैन है, जो मॉडर्न मैन जिसको बोला गया है, वो अलग है। ही इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द चर्च, बल्कि ही इज हिज ओन डिसीजन मेकर। एंड ये जो नया मैन है, अब इसके बारे में इस पूरे चैप्टर में हम देखेंगे कि वो क्या क्या कर रहा है। हम बात करते हैं हमारे टॉपिक नंबर 1 की। इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस शायद ना आए, लेकिन ये आपको एक बताएगा कॉन्टेक्स्ट कि क्या चल रहा है हमारी यूरोपियन सोसाइटी में। अब हमारा जब वेस्टर्न रोमन एम्पायर कोलैप्स हुआ, तो हमारे जो पुराने इटली के इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे, जो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हब की तरह डेवलप हुए थे, अब वो कोलैप्स कर गए। तो हमारी सोसाइटी में क्या चल रहा है, एक तरफ हमारे वेस्टर्न रोमन एम्पायर में पहले का जो यूनिफाइड गवर्नमेंट था, एक यूनिफाइड एलिमेंट था कि हमारे पूरे रीजन में एक रोमन एम्पायर डोमिनेट करता था, अब वो नहीं बचा है। जो पोप है, उनके खुद के एरियाज जो थे, हमारे रोमन पोप का जो खुद का स्टेट था, वहां पे तो वो काफी सोवरेन थे, वहां पे तो वो डोमिनेट करते थे। बट ओवरऑल इस पूरे रीजन की पॉलिटिकल अथॉरिटी की तरह, राजा की तरह वो नहीं थे। इतने पॉलिटिकल अथॉरिटी हमें इनकी नहीं देखने को मिलती है। तो ये लाइन लिख सकते हैं आप कि वो एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फिगर नहीं थे, इवन तो उनके एरियाज में उनका काफी ज्यादा डोमिनेशन होता था। तो वेस्टर्न यूरोप जो हमारा है, यहाँ पे हमने पहले ही बात कर ली थी, फ्यूडल रिलेशंस एस्टेब्लिश हो रहे थे एंड ये यूनिफाइड था अंडर द लेटिन चर्च। लेटिन चर्च मतलब हम वही पुराने हमारे चैप्टर वाले रोमन कैथोलिक चर्च की बात कर रहे हैं। वैसे नहीं देखा है अगर आपने पीछे वाला चैप्टर, तो हाईली रिकमेंडेड कि पहले उसको देखो, उसको समझो। ये टर्म नहीं समझ में आया कि जो मैंने एक्सप्लेन किया कि ये कैथोलिक चर्च है, आपको नहीं पता कि उसका क्या इंपॉर्टेंस थी, तो प्लीज पीछे वाला चैप्टर देखने के बाद यहाँ पे आओ, क्योंकि तब आपको समझ में आएगा कि कैसे ये सोसाइटी को पहले डोमिनेट कर रहा था। लेकिन इस चैप्टर में हम देखेंगे कि उसका डोमिनेशन थोड़ा बहुत डगमगाया। तो अभी क्या है, हमारा चर्च काफी ज्यादा वेस्टर्न साइड में डोमिनेट कर रहा था। ईस्टर्न साइड की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे वही पुराना रेफरेंस हमारा बाइजेंटाइन एम्पायर चल रहा था। अगर हम इस्लाम की बात करें, तो उसने क्या किया था, अरेबियन पेनिनसुला से वो डेवलप हुआ और फिर वहां से जो वेस्टर्न रीजन थे उसको पूरा इसने डोमिनेट करना चालू किया, उसको उस पर पूरा अपना सिविलाइजेशन, कॉमन सिविलाइजेशन स्टेब्लिश करना चालू किया, जहां पे अब इस्लामिक ट्रेडिशन फैल रहा था। इटली वीक पड़ चुका था, फ्रेगमेंटेड हो चुका था, अब यहाँ पे कोई एक यूनिफाइंग एलिमेंट नहीं बचा था। लेकिन यही जो चेंजेस यहाँ पे आ रहे थे, इसी ने इटालियन कल्चर के रिवाइवल को भी सपोर्ट किया। अब हो क्या रहा था, बाइजेंटाइन एम्पायर मतलब हमारे ईस्टर्न रोमन एम्पायर में और इस्लामिक कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड था वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। इसके कारण जो इटालियन कोस्ट थे, उनकी इंपॉर्टेंस, कोस्ट के जो पोर्ट थे जहां से ट्रेडिंग वगैरह की जाती थी, उन पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस बढ़ रही थी। 12th सेंचुरी से ही हमारा जो मंगोल स्टेट था वो ट्रेड कर रहा था वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ। तो चाइना के साथ, वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ जो ट्रेड था, वहां पे हमने देखा था
पिछले वाले चैप्टर में अगेंस्ट कितनी बार इस चीज को बोलूंगा, बट ये सब हम पिछले वाले चैप्टर का ही एक थ्रो बैक दे रहे हैं यहाँ पे। तो सिल्क रूट की इंपॉर्टेंस बड़ी थी, जिसके कारण अगेन जो हमारा जो इटालियन टाउन्स थे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस गेन कर रहे थे, क्योंकि अब वो भी ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे, इसको इम्पैक्ट कर रहे थे। अब आगे हम बढ़े उसके पहले इस इटालियन स्टेट्स के मैप को भी देख लो। हम बात करेंगे इसमें फ्लोरेंस की, हम बात करेंगे बोलोनिया की, हम बात करेंगे पैडुआ की, तो जेनेवा की हम बात करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस रीजन थे और इनमें क्या हो रहा था वो हम इस पैराग्राफ में समझेंगे। ये लोग खुद को अब एक पावरफुल एम्पायर का पार्ट नहीं मान रहे कि हम पूरा एक एम्पायर का पार्ट है, हमारे रोमन एम्पायर का पार्ट है, नहीं नहीं नहीं। अब ये खुद को एज इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट देख रहे थे। सिटी स्टेट मतलब खुद को एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह ये लोग देखने लग गए थे एंड अपने अपने तरीके से काम कर रहे थे। हम बात करें फ्लोरेंस एंड वेनिस की, तो इनका एग्जाम्पल आप ऐसे ही सिटी स्टेट्स के लिए लिख के आएंगे। ये रिपब्लिक्स थे। जब भी जनता का रोल है कि डिसाइड करने में कि कौन रूल करेगा, तो उसको आप एक रिपब्लिक बुलाओगे। ऑब्वियसली ये प्रेजेंट डे मॉडर्न डेमोक्रेसी की तरह नहीं थे, लेकिन यहाँ पे जनता पार्टिसिपेट कर रही थी अपना रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करने के लिए। एंड बहुत सारे कोर्ट सिटीज भी थे जहां पे प्रिंसेस डोमिनेट करते थे। जब भी कोई इन सिटीज का क्वेश्चन पूछेगा तो 2-3 एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। तो वहां पे आप लिख सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट, वन ऑफ द मोस्ट फ्लरिशिंग सिटीज में कौन था? वेनिस था हमारा, जिनीवा था हमारा। और लिखना कि ये बाकी पार्ट्स ऑफ यूरोप से थोड़ा अलग थे। क्यों अलग थे? हमारे वेनिस और जेनीवा वगैरह, यहाँ पे क्या हो रहा था? क्लर्जी डोमिनेंट नहीं थी। क्लर्जी सेक्शन यहाँ पे पॉलिटिकल पावर में नहीं आ पा रहा था। इंस्टेड यहाँ पे रिच जो मर्चेंट्स थे वो लोग डोमिनेट कर रहे थे। ना तो यहाँ पे क्लर्जी पावरफुल थी, ना तो यहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड्स का पावर था। यहाँ पे जो रिच मर्चेंट्स थे, जो यहाँ के रिच बैंकर्स थे, ये लोग सिटी को गवर्न करने में अपना रोल प्ले कर रहे थे। हेंस द टर्म रिपब्लिक। एंड हमें यहाँ पे सिटीजनशिप का नोशन देखने को मिल जाता है। आइडिया ऑफ सिटीजनशिप स्ट्राइक रूट, मतलब अब जो सिटीजनशिप का आइडिया था वो यहाँ पे अपना काफी ज्यादा खुद को सॉलिडिफाई करने लगा। अब लोग खुद को ऐसे देख रहे थे कि भाई हम इंडिविजुअल सिटीजन से, हमारे इंडिविजुअल राइट्स हैं, और ऐसे नहीं देख रहे थे कि भाई हमको कोई डोमिनेट कर रहा है, कोई राजा है जो सब कुछ करेगा। नहीं नहीं, लोग खुद को एज अ सिटीजन देख रहे थे और अपने राइट्स को यहाँ पे सॉलिडिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। इवन उस टाइम पीरियड पे जब मिलिट्री डिस्पॉट्स, जब मिलिट्री ऑटोक्रेटिक रूलर्स भी जब यहाँ पे डोमिनेट कर रहे थे, उस टाइम पीरियड में भी जो आइडिया था लोगों का कि भाई हमारे कुछ राइट्स हैं, हम सिटीजन हैं, हमारी इंपॉर्टेंस है, वो खत्म नहीं हो रही थी। एंड हेंस ये एक अलग चीज हमें अभी तक देखने को इस जगहों की मिली है। ऐसे ही हम बात करें सिटी स्टेट की, तो कार्डिनल मतलब इनका कार्डिनल नाम नहीं है, जो चर्च के इंपॉर्टेंट हमारे रिलीजियस फिगर्स होते हैं, पोप के नीचे के जो कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स होते हैं, तो उनके लिए हमारे पास टर्म है कार्डिनल, जो कि चर्च के ऑफिशियल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो गास्पारो भाई ने क्या बोला है कि ये जो कॉमनवेल्थ एंड गवर्नमेंट ऑफ वेनिस, इनका टेक्स्ट है जिसमें सिटी स्टेट के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया है। वेनिशियन मतलब क्या होता है? जो वेनिस है। कॉमनवेल्थ मतलब क्या है? यहाँ पे हम गवर्निंग बॉडी को एज कॉमनवेल्थ रेफर कर रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि यहाँ पे क्या है, इस जगह पर जो भी 25 ईयर्स प्लस है हमारे नोबल कैटेगरी का मैन, वो यहाँ पे इस कॉमनवेल्थ का पार्ट है। अब इसी चीज को उन्होंने आगे डिस्क्राइब किया है कैसे। कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कि सबको पार्टिसिपेशन देना चाहिए, लेकिन इन्होंने बोला कि ऐसा कोई भी रीजन जहां पे सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे गवर्नेंस में, उसका डाउनफॉल ही आएगा। बेसिकली डेमोक्रेसी के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने ये भी बात बताई है यहाँ पे कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ कुछ लोग डोमिनेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हाई क्लास नोबिलिटी डोमिनेट कर रही है। नहीं नहीं नहीं, फिर तो बहुत कम हाथों में पावर चली जाएगी। जितने भी नोबल्स हैं, चाहे वो हाई क्लास नोबल हो, चाहे वो थोड़े कम लोअर स्टेटस के नोबल हो, सबको यहाँ पे गवर्नेंस में पार्ट मिलना चाहिए। एक और चीज इन्होंने बोली कि कुछ लोग बोलते हैं कि जितने भी रिच क्लासेस है सबको आप पार्टिसिपेशन दे दो, या फिर जितने भी स्मार्ट लोग हैं, जितने भी स्कॉलर्स है, सबको आप पार्टिसिपेशन दे दो। इन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, हो सकता है आप नोबिलिटी बर्थ के हो, लेकिन आप उतने रिच नहीं हो पाए हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हम गवर्नेंस में आने नहीं देंगे। ये बेसिकली बोल रहे थे जितने भी नोबल्स हैं 25 प्लस मेल, उनको सबको यहाँ पे गवर्नेंस में आना चाहिए। ये वो सिस्टम था जो हमारे समझदार पूर्वजों ने बनाया था, इसी सिस्टम को हमें फॉलो करना है। तो ऐसी कुछ बातें बोली इन्होंने, लेकिन ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ज्यादा इससे क्वेश्चन आए उसके चांसेस बहुत कम हैं। हम बढ़ते हैं अब हमारे चैप्टर में।
इसको बस एक बार आप पॉज करके रीड मार लेना, इससे भी क्वेश्चन आए वो बहुत कम है। क्वेश्चन आएगा यहां से, और क्वेश्चन आपको पूछेगा उन यूनिवर्सिटीज के बारे में जो यूरोप में स्टैब्लिश हो रही थी और ह्यूमनिज्म के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहली लाइन यूनिवर्सिटीज की क्या लिख के आएंगे कि जो अर्लीस्ट यूनिवर्सिटीज थी हमारे यूरोपियन रीजन की, ये हमारे इटालियन टाउन्स में ही इमर्ज हुई थी। और इसमें दो एग्जांपल आपको याद रखना है, यूनिवर्सिटी ऑफ पैडुआ एंड बोलोनिया। एंड एक लाइन यहाँ पे याद रखना कि इन यूनिवर्सिटीज में 11वीं सेंचुरी के बाद ये स्टैब्लिश हुई थी, और इनमें सबसे ज्यादा इंफोसिस किस चीज को दिया जा रहा था? लीगल स्टडीज को। अब सोसाइटी में कॉमर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस गेन कर रहा है। कॉमर्स मतलब क्या? कॉमर्स और ट्रेड में अंतर यह होता है, ट्रेड एक थोड़ा सा नैरो टर्म है। कॉमर्स में ट्रेड से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं उन सबको हम इंक्लूड कर लेते हैं, तो ट्रेडिंग भी उसका कॉमर्स का पार्ट हो जाता है। बाकी जो चीजें हैं हमारी बैंकिंग वगैरह, बाकी जो चीजें हमारी ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी, तो उसको हम कॉमर्स में इंक्लूड कर लेते हैं। तो जब कॉमर्स सिटीज में इंपॉर्टेंस गेन कर रहा था, तो जो लॉयर्स थे, जो नोटरीज थे, नोटरीज मतलब सॉलिसिटर रिकॉर्ड कीपर्स के कॉम्बिनेशन, सॉलिसिटर्स मतलब जो लीगल एडवाइजर्स वगैरह थे, तो ये सारे लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस गेन कर रहे थे। इसलिए यूनिवर्सिटीज में सबसे हॉट स्टडीज का टॉपिक क्या था? हमारा लीगल स्टडीज। क्यों? क्योंकि इस सोसाइटी में जो लार्ज स्केल ट्रेडिंग वगैरह हो रही है, ये विदाउट दीज पीपल पॉसिबल ही नहीं है। आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है, आपको लीगल वर्क करना है, आपको लॉज को इंटरप्रेट करना है, तो उसके लिए आपको लीगल स्टडीज वाले स्कॉलर्स ही लगेंगे, आपको ये लॉयर्स ही लगेंगे उन चीजों को करने के लिए। अब हमारे टाइम पीरियड में एक नई चीज हो रही है कि लॉ को पढ़ा तो जा रहा है, लेकिन अलग कॉन्टेक्स्ट में। कैसे? उसको रोमन कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा जा रहा है कि पहले क्या चीजें हो रही थी, पुराने टाइम पीरियड को स्टडी किया जा रहा है, उसके कनेक्शन में उसके कॉन्टेक्स्ट को समझा जा रहा है, उस हिस्टोरिकल सोसाइटी को समझा जा रहा है लॉ समझने के साथ साथ। तो ये नए चेंजेस आ रहे हैं। फ्रांसिस्को पेट्रार्क भाई ने इन चेंजेस को रिप्रेजेंट किया। पेट्रार्क भाई ने क्या बोला कि एंटिक्विटी, हमारा जो एंशिएंट पीरियड था, एंशिएंट रोमन और ग्रीक सोसाइटीज थी हमारी, एक अलग ही सिविलाइजेशन थी। एंड उनको आप सिर्फ तभी समझ पाओगे जब आप एंशिएंट ग्रीक और रोमन टेक्स्ट को पढ़ोगे। तो आप बेसिकली इस ह्यूमनिस्ट सोसाइटी के बारे में, इस रेनेसेंस पीरियड के बारे में, ये फीचर आप बिल्कुल अच्छे से लिख के आएंगे ही आएंगे कि बोला जा रहा था कि आपको एंशिएंट ग्रीक और रोमन टेक्स्ट को पढ़ना है। वो आपको यहाँ पे भी दिख गया। बेसिकली एंशिएंट ऑथर्स के टेक्स्ट को पढ़ने में बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा था। तो ये जो नए एजुकेशनल प्रोग्राम्स थे हमारे इस सोसाइटी के, जिसकी इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं, ये क्या दिखा रहे थे? ये इंप्लाई कर रहे थे, ये बता रहे थे कि सिर्फ रिलीजियस लर्निंग से काम नहीं चलेगा, आपको ये जो बाकी टेक्स्ट हैं उनको भी पढ़ना पड़ेगा। तो इस कल्चर को हमारे 19वीं सेंचुरी के बाद के स्कॉलर्स ने बुलाया ह्यूमनिज्म। सबसे पहला पॉइंट है जो आपको ह्यूमनिज्म वाले आंसर में लिखना पड़ेगा। 15वीं सेंचुरी से ह्यूमनिस्ट टर्म हमें देखने को मिलता है। ह्यूमनिस्ट टर्म उन मास्टर्स के लिए यूज किया जा रहा था, उन स्कॉलर्स के लिए जो ग्रामर पढ़ा रहे थे, रेटोरिक पढ़ा रहे थे, पोएट्री पढ़ा रहे थे, हिस्ट्री और मोरल फिलॉसफी पढ़ा रहे थे। रेटोरिक मतलब जो लोगों को पढ़ना और बोलना सिखा रहे थे। तो लैटिन वर्ड ह्यूमैनिटास भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिससे हमारा ह्यूमैनिटीज टर्म डिराइव हुआ है। एंड ये टर्म यूज कौन कर रहा था? रोमन लॉयर्स और लॉयर और एसेस। सिसेरो हमें देखने को मिल जाते हैं, जो कि जूलियस सीजर के कंटेम्पररी थे। इन्होंने कल्चर को डिफाइन करने के लिए ह्यूमैनिटास टर्म को यूज किया, जिसको हमारे बड़े बुजुर्ग इंडिया में बोलते हैं आर्ट्स। ह्यूमैनिटीज समझते ही नहीं है भाई लोग, लेकिन समझो इस डिफरेंस को, आप समझो और आप समझाना कभी कोई क्वेश्चन करे इस चीज को कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस ये लोग भी दे रहे थे ह्यूमैनिटीज को, जिसका मतलब सिर्फ पेंटिंग और पोएट्री नहीं होता है, जिसका मतलब कल्चर होता है, जिसका मतलब अब हम हिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं, हम सोसाइटी की स्टडी कर रहे हैं। एंड इन कल्चर्स को, इन सोसाइटीज को समझने की कोशिश करते हैं, जो कि आज भी हमारे सब्जेक्ट में हम करते हैं, जो कि हम अभी कर ही रहे हैं। एंड ये आज की कोई नई नवेली चीज नहीं है, ये सोसाइटी के लोग भी समझ रहे थे कि ह्यूमैनिटीज पढ़ना, ह्यूमैनिटास पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप ह्यूमैनिस्ट कल्चर के बारे में लिखोगे अपने आंसर में, तो पहली लाइन हमने ऊपर की देख ली, उसके बाद ये भी एक्सप्लेन करके आना कि लोग समझ रहे थे कि सिर्फ रिलीजियस स्टडीज से काम नहीं बनेगा। ये लोग ऐसे सब्जेक्ट्स को पढ़ना चालू कर रहे थे जो किसी भी तरीके से रिलीजियस स्टडीज से कनेक्टेड नहीं थे, जो रिलीजन से निकल के नहीं आ रहे थे, बल्कि अब एम्फेसिस हो रहा था उन स्किल्स को डेवलप करने में जो डिस्कशन और डिबेट से इमर्ज होती है। लोग ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे जो कि बिल्कुल भी रिलीजियस से रिलेटेड नहीं थे, और इनको भी इंपॉर्टेंस दी जा रही थी, स्किल डेवलपमेंट को इंपॉर्टेंस दी जा रही थी। मिरांडोला भाई
के एक ह्यूमनिस्ट है हमारे फ्लोरेंस के, इन्होंने इसी चीज को बताया अपने डिग्निटी ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन अपने टेक्स्ट में। इन्होंने बोला कि डिबेट करने की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल प्लेटो और एरिस्टोटल को देख लो, इन्होंने क्या बोला, नॉलेज गेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसके लिए आपको डिबेट्स में पार्टिसिपेट लेना चाहिए। इन्होंने क्या बताया कि जैसे कि बॉडी बनाने के लिए आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, वैसे इस ब्रेन को शार्प करने के लिए, इसको बेटर करने के लिए आपको डिबेट्स एंड डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जिसको इन्होंने बोला है रेसलिंग प्लेस ऑफ लेटर्स। वैसे इस लेटर्स टर्म को भी समझा दूं, ये आपको कई जगहों पे देखने को मिलेगा, आर्ट्स एंड लेटर्स या फिर स्टडी द लेटर्स। इसका मतलब हमारी हिस्ट्री में हम सिर्फ वो फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर की बात नहीं कर रहे हैं, हम यूजुअली लिटरेचर के लिए टर्म यूज करते हैं। तो काफी बढ़िया फ्रेज के साथ इन्होंने डिबेट्स एंड डिस्कशंस को रेफर किया है यहाँ पे। अब ये जो नए रिवॉल्यूशनरी आइडियाज थे, ये नई जो यूनिवर्सिटी सेटअप हो रही थी उनको अट्रैक्ट कर रहे थे, और इन नई यूनिवर्सिटीज में ये नॉन रिलीजियस सेक्युलर सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे थे। तो पेट्रार्क भाई के खुद के होम टाउन फ्लोरेंस में यूनिवर्सिटीज में यही चीज हो रही थी। ये जो फ्लोरेंस था ये 13th सेंचुरी तक तो बहुत ज्यादा ट्रेड का सेंटर या फिर लर्निंग का सेंटर नहीं बन पाया था, लेकिन 15th सेंचुरी आते आते ये चीज बदल गई। अब एक सिटी किस चीज के लिए जाना जा सकता है? अपनी वेल्थ के लिए जाना जा सकता है, अपनी ग्रेट बिल्डिंग्स वगैरह के लिए जाना जा सकता है, लेकिन ये जो फ्लोरेंस था ये जाना जाता है अपने लोगों के कारण भी। जैसे कि हमें यहाँ से दांते एलिगियरी देखने को मिल जाते हैं। ये एक लेमैन थे, मतलब एक ऑर्डिनरी नॉन क्लर्जी मैन थे, ये कोई रिलीजियस मॉन्क वगैरह नहीं थे, लेकिन इन्होंने अपने रिलीजियस टेक्स्ट वगैरह लिखे। फिर जोटो भाई हमें देखने को मिलते हैं जो कि एक आर्टिस्ट थे, जिन्होंने बहुत ज्यादा लाइफ लाइक पेंटिंग्स बनाई, काफी ज्यादा लाइफ लाइक पोर्ट्रेट्स वगैरह ये लोग ये बना रहे थे। तो यहाँ से हमें एक और पॉइंट समझ में आता है कि यहाँ पे आर्टिस्ट को तो प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन कौन से आर्टिस्ट को? उन आर्टिस्ट को जो रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल कर रहे हैं, जो लाइफ लाइक पेंटिंग स्कल्पचर्स वगैरह बना रहे हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें इंडिया के आर्ट से, तो आप क्लास 12th हिस्ट्री में देखोगे कि बहुत सारा इंडिया का आर्ट था जो इतना रियलिस्टिक नहीं था। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे भगवानों को दिखाया जा रहा था स्कल्पचर्स में, इमेजेस में, तो वो उतने ज्यादा रियल नहीं थे, इतने ज्यादा ह्यूमन लाइक नहीं थे, एंड हेंस बहुत सारे स्कॉलर्स को वो उतने पसंद नहीं आते थे। वो बोलते थे कि इंडिया का आर्ट इंफीरियर है। लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है कि यार वो इसलिए बुला रहे थे कि उनकी सोसाइटी में एक परफेक्ट आर्ट की डेफिनेशन क्या थी? रियलिज्म। एक परफेक्ट आर्ट की डेफिनेशन बन रही थी सोसाइटी में कि लाइफ लाइक पोर्ट्रेयल आपको करना है, जो कि जोटो साहब ने किया। और उन्होंने ऐसे पोर्ट्रेयल्स किए जो बहुत अलग थे पहले के आर्टिस्ट से। पहले के आर्टिस्ट स्टिफ फिगर्स बना रहे थे जो उतने रियलिस्टिक नहीं लगते थे, पर जोटो भाई ने बहुत ज्यादा लाइफ लाइक अपने पोर्ट्रेयल्स किए। तो हमारा जो ये सिटी था, ये इटली का हमारा जो फ्लोरेंस था, ये बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल सिटी के एक सेंटर की तरह डेवलप हो गया था, एक आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी के सेंटर की तरह डेवलप हो गया था। यहाँ पे हमें टर्म देखने को मिलता है रेनेसांस मैन। ये टर्म यूज किया जाता है उस पर्सन के लिए जो बहुत सारे, जिसके इंटरेस्ट है, जिसके पास बहुत सारे स्किल्स हैं, एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि वेल नोन है टू बी अ पर्सन ऑफ मेनी पार्ट। बेसिकली एक ऐसा बंदा जो बहुत सारी चीजें परफॉर्म कर पा रहा है। तो यहाँ पे हमें वो एक डिफरेंस समझ में आ रहा है कि पहले बोल रहे थे कि आप नोबल हैं तो आप ये करेंगे, क्लर्जी ये वो ये, अब ऐसा नहीं है। अब बोला जा रहा है कि एक इंडिविजुअल है जो बहुत सारे स्किल्स भी अटेन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक ही इंडिविजुअल हो सकता है जो स्कॉलर भी है, जो एक डिप्लोमेट मतलब एक मैसेंजर भी है, जो एक थियोलॉजियन, एक रिलीजियस थिंकर, एक रिलीजियस स्कॉलर भी है, एक आर्टिस्ट भी है, ऑल कंबाइंड इन वन। उसको हम बुलाएंगे हमारा रेनेसांस मैन। अब एक क्वेश्चन यहां से आ सकता है जो पूछेगा तुमसे कि ह्यूमनिस्ट व्यू को बताओ। तो बेसिकली ह्यूमनिस्ट कौन लोग हैं इस टाइम पीरियड के हमारे स्कॉलर्स, जो अपना व्यू क्या रख रहे हैं उसको हम यहाँ पे देखेंगे। इनका कहना ये बन रहा था कि अब हम ट्रू सिविलाइजेशन, जो पुराने टाइम की एक्चुअल अच्छी सिविलाइजेशन थी, जहां पे कल्चरल डेवलपमेंट हो रहा था, जहां पे लर्निंग सेंटर्स डेवलप हो रहे थे, स्कॉलर्स इमर्ज आउट हो रहे थे, उस ट्रू सिविलाइजेशन को हम वापस से रिस्टोर कर रहे हैं। क्योंकि पिछले कुछ सालों से रोमन एम्पायर के, वेस्टर्न रोमन एम्पायर के कोलैप्स के बाद से एक डार्कनेस का फेज आ गया था। तो पिछले कुछ साल से जो डार्क एज चल रहा था, अब उसको हम इस मॉडर्न पीरियड, जो कि कब स्टार्ट होता है, पूरा हमारे हिस्ट्री का, इस चैप्टर का हमारा टाइम पीरियड 14th सेंचुरी के बाद का जो पीरियड है, उस न्यू एजेस में, उस मॉडर्न पीरियड में हम मिडिल एजेस या फिर मिडीवल पीरियड का जो डार्क फेज था उसको इरेज आउट कर रहे हैं। अब बेसिकली यहाँ पे एक और चीज हमें देखने को मिलती है कि ये ह्यूमनिस्ट चीज बोल रहे थे, तो उसके बाद के भी बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं वो भी इसी तरीके से देख रहे थे कि रोमन एम्पायर के कोलैप्स के बाद डार्क एज आ गया, फिर इस टाइम पीरियड में रेनेसांस पीरियड में हमारा रीबर्थ हुआ,
वापस से रेस्टोरेशन हुआ पुराने टाइम का। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि फॉल ऑफ रोम के बाद का जो 1000 ईयर्स का मिलेनियम पीरियड है, पूरा मिलेनिया का पीरियड है, हमारा मिडिल एजेस का पीरियड, उसमें चर्च ने लोगों के माइंड को पूरा डोमिनेट करना चालू कर दिया था। ग्रीक्स और रोमन्स की जो एंशिएंट लर्निंग्स थी, इट हैड ब्लॉटेड आउट, मतलब उसको इरेज आउट कर दिया गया था, एंड हेंस इट वाज अ वेरी डार्क पीरियड। ह्यूमनिस्ट इस टाइम पीरियड के बोल रहे थे कि इस मॉडर्न पीरियड में 15th सेंचुरी के बाद अब वापस से चीजें सही हो रही हैं। तो यहाँ पे आपको एक चार्ट देखने को मिल रहा है जिसमें वही बताया गया कि 5th to 14th जो सेंचुरीज का पीरियड है, ये मिडिल एजेस है हमारी, जिसमें से 5th to 9th को सीधे डार्क एजेस बुला दिया गया है कि भाई डार्क एजेस से यहाँ पे ना कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, ना कल्चरल डेवलपमेंट, ना स्कॉलर्स इमर्ज आउट हो रहे हैं, ना यहाँ पे लिटरेचर लिखा जा रहा है, कुछ सही नहीं हो रहा है। लेकिन ऑब्वियसली हमारे जो स्कॉलर्स हैं वो इस डिवीजन को सपोर्ट नहीं करते। उनका कहना है कि किसी भी इतने बड़े सेंचुरी के पीरियड को आप डार्क एजेस नहीं बुला सकते, इतना जो आपने रिजिड डिवीजन कर दिया ये सही नहीं है। वही पॉइंट आप लिख के आना कि प्रेजेंट डे स्कॉलर्स मानते हैं कि किसी भी पीरियड को डार्क एजेस से रेफर कर देना थोड़ा सा अनफेयर है कि भाई ये डार्क था और हमारा पीरियड बड़ा वाइब्रेंट पीरियड था, ऐसे करना सही नहीं है। यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट दिया हुआ है। अब ह्यूमनिस्ट लोग क्या बोल रहे थे कि ग्रीक और एंशिएंट रोमन जो टेक्स्ट थे उनको पढ़ो, उनमें पढ़ने में फोकस कर रहे थे। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि मिडिवल पीरियड में लोग इनको पढ़ नहीं रहे थे। हमारे जो मॉन्क्स थे, जो हमारे क्लर्जीमैन थे मिडिल एजेस के, ये लोग पढ़ रहे थे इन टेक्स्ट को भी, लेकिन ये जो पुराने टेक्स्ट थे अब वो बहुत ज्यादा वाइडली सर्कुलेट इस टाइम पीरियड में नहीं हो रहे थे, ज्यादा स्कॉलर्स उनको नहीं पढ़ रहे थे। लेकिन 14th सेंचुरी में थोड़ी चीजें बदलती हैं। बहुत सारे स्कॉलर्स जो थे वो प्लेटो और अरिस्टोटल जो हमारे ग्रीक राइटर्स थे इनके ट्रांसलेटेड टेक्स्ट को पढ़ रहे थे। वैसे ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना कि ग्रीक हमारी यूरोपियन लैंग्वेज ही है, लेकिन अब इस वेस्टर्न यूरोपियन रीजन में ही बहुत सारे लोग ग्रीक नहीं बोल रहे थे, तो उनको ट्रांसलेशन चाहिए होते थे। और इन लोगों को ट्रांसलेशन कहाँ से मिलते थे? ट्रांसलेट को यूरोपियंस नहीं बल्कि बहुत सारे अरब ट्रांसलेटर्स थे जो इन टेक्स्ट को, जो ग्रीक टेक्स्ट थे उनको ट्रांसलेट कर रहे थे। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स, जो हमारे मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब आप समझते हैं ना, जो हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हैंड रिटन को हम मैन्यूस्क्रिप्ट बुलाते हैं। इस चैप्टर में ही आगे आप जाके देखोगे कि आप प्रिंटेड टेक्स्ट की भी आप बात करोगे तो प्रिंटेड बुक्स बाद में आई, अभी मैन्यूस्क्रिप्ट चल रहे थे। तो अरब जो हमारे ट्रांसलेटर्स थे उन्होंने इस ग्रीक टेक्स्ट को प्रिजर्व करके उनको ट्रांसलेट करने का काम किया। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये थी कि प्लेटो के लिए वहां पे हमें अरेबिक टेक्स्ट में, ट्रांसलेशंस में अफलातून टर्म देखने को मिलता है, इस नाम से उनको बुलाया जा रहा था। अरिस्टोटल बुलाया जा रहे थे अरिस्तु, ये दोनों ही एमसीक्यू में आ सकते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। अरेबिक में ये उनके उल्टे सीधे अलग अलग नाम हमें देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ये चीज हर जगह होती है। वो लोग भी नाम बदल रहे थे, यूरोप तो जाना ही जाता है नाम बदलने के लिए, चीजें बदलने के लिए। इंडिया में कितने सारे ऐसे टर्म्स थे जो गलत प्रोनाउंस करते थे, वही एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे भी मिलेगा। अब यूरोपियन स्कॉलर्स जो थे उनमें से कुछ ग्रीक टेक्स्ट को अरेबिक ट्रांसलेशंस में पढ़ रहे थे, फिर कुछ ग्रीक्स थे, अब मेजरली हम बात कर रहे हैं ईस्टर्न रीजन्स के, हमारे जो ग्रीक्स थे वो अरेबिक और पर्शियन स्कॉलर्स के जो टेक्स्ट थे उनको ट्रांसलेट कर रहे थे। कई बार लेटिन में ट्रांसलेट इसको किया जाता था क्योंकि लेटिन इस जगह के, हमारे वेस्टर्न रोमन एम्पायर के रीजन के स्कॉलर्स के बीच में ज्यादा पॉपुलर थी एज कंपेयर टू ग्रीक। तो अरेबिक और पर्शियन स्कॉलर्स के जो टेक्स्ट थे उनको ट्रांसलेट कर रहे थे ताकि बाकी जो यूरोपियंस है वो इन टेक्स्ट को भी पढ़ पाए। बेसिकली हमें यहाँ पे इन लोगों के बीच में कनेक्शन देखने को मिलता है। अब ये जो अरेबिक और पर्शियन स्कॉलर्स के जो टेक्स्ट थे वो कौन से टॉपिक में होते थे? नेचुरल साइंस पे, फिजिक्स वगैरह, हमारा नेचर कैसे वर्क करता है उस पर बहुत सारे वर्क्स थे। मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, केमिस्ट्री पे हमें टेक्स्ट देखने को मिल जाते हैं। टॉलेमी भाई ने टेक्स्ट लिखा था अल्मजेस्ट। अब यहाँ पे एक और इंटीग्रेशन का हमें साइन देखने को मिल रहा है, वो है द टर्म अल विच इज अ डेफिनेट आर्टिकल, आर्टिकल ए एन द हमारे, और डेफिनेट आर्टिकल जैसे कि द सन, द मून, द ताजमहल, तो इसको हम द को हम बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। ये अल यूज किया जा रहा था अरेबिक में, लेकिन यहाँ पे हमें इसमें यूज होता हुआ देखने को मिल जाता है विच शोज अ साइन ऑफ इंटीग्रेशन की इन अलग अलग लोगों के बीच में, लैंग्वेजेस के बीच में, कल्चर्स के बीच में, सोसाइटीज के बीच में एक इंटीग्रेशन हो रहा था, एक कनेक्शन डेवलप हो रहा था। तो जो हमारा अल्मजेस्ट है किसका है? टॉलेमी भाई का है, इसको इन्होंने लिखा था। ये एक एस्ट्रोनॉमी का वर्क था, ये
ग्रीक में लिखा गया था 140 सी में और बाद में इसको अरेबिक में ट्रांसलेट किया गया था। तो वही बात है कि ग्रीक टेक्स्ट उसमें अल नहीं होना चाहिए, बट उसमें भी हमें देखने को मिल रहा था। मुस्लिम राइटर्स को भी बहुत हाईली रिगार्ड किया जाता था। मुस्लिम राइटर्स को कई बार मैन ऑफ विजडम बुलाया जा रहा था, क्योंकि इनके भी हमें काफी अच्छे अच्छे स्कॉलरली टेक्स्ट देखने को मिल जाते हैं। एग्जाम्पल्स आप याद रखेंगे, इटालियन वर्ल्ड में इनको मैन ऑफ द विजडम, मैन ऑफ विजडम बुलाया जा रहा था। और मुस्लिम राइटर्स के एग्जाम्पल है जैसे कि इब्न सीना। अब यहाँ पे इब्न सीना का एक दूसरा नेम बताया गया है अविसिना। लेटिन में हमें इनका नेम इब्न सीना का अविसिना देखने को मिल जाता है। अरेबिक फिजिशियन थे ये, एक फिलोसोफर थे बुखारा के, सेंट्रल एशियन रीजन के। ऐसे ही हमें अल रजी देखने को मिल जाते हैं। इनके लिए हमें नाम देखने को मिल जाता है राजेस। ये मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया को इन्होंने ऑथर किया था। बेसिकली अपने इंसाइक्लोपीडिक टेक्स्ट में इन्होंने मेडिकल इंफॉर्मेशन जितनी भी इनको थी उसमें उन्होंने दे दी थी। इब्न रुश्द में देखने को मिल जाते हैं। अब अगेन कितनी बार क्यों हो रहा है, अब इसको कहां से कहां रुश्द को अविलियोस बुलाया जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अब पहले एक और चीज समझो, इब्न रुश्द मतलब होता है सन ऑफ रुश्द, इब्न सीना मतलब सन ऑफ सीना। तो इब्न वर्ड का मीनिंग उनका नाम नहीं है। लेकिन वही चीज आपको भी शायद ये चीज नहीं पता थी, आपके अगर स्कूल में नहीं बताई गई है कि इब्न सीना नाम नहीं है बल्कि सन ऑफ सीना उसका मीनिंग होता है, तो आपको तो इब्न नाम लगेगा, सीना सरनेम लगेगी। वैसे ही कई बार यूरोपियंस के साथ भी हो जाता था और प्रोनाउंसिएशन का खेला होता ही था। तो इब्न रुश्द जो थे वो इब्न रुश्द हो गए, फिर इब्न एवेरोस हो गया, और कब ये धीरे 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 एवेरोस बन गए, इनको शायद पता भी नहीं चला होगा। और अवेरोस जो है यही नाम इनके टेक्स्ट में हमें कई बार सर्कुलेट होता हुआ देखने को मिल जाता था, जिसके कारण जो फ्यूचर में स्कॉलर्स आते थे उनको लगता था कि भाई कोई यूरोपियन ही बंदा है जिसने शायद ये टेक्स्ट लिखा होगा, क्योंकि अवेरोस एक यूरोपियन नेम हो गया। तो ऐसी चीजें भी हिस्ट्री में काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो हो जाती है। कई बार प्रोनाउंसिएशन के मिस्टेक्स के कारण, कई बार अलग अलग कल्चर के कारण चीजें सोसाइटी में घूम जाती हैं। तो आप सोचो जब हम हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो कितनी चीजों को हम गलत समझते होंगे, कितनी चीजें हम पढ़ते हैं लेकिन वो गलत होंगी, कितनी चीजें ऐसी होंगी तो शायद हमें कभी समझ में आ ही नहीं पाएंगी। ये थे कौन अवेरोस हमारे भाई? ये एक अरब फिलोसोफर थे स्पेन के, एंड इन्होंने कोशिश करी फिलोसफिकल नॉलेज और रिलीजियस बिलीफ के बीच की टेंशन को खत्म करने की। ये चाह रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप रिलीजियस बिलीफ वाले बंदे हो तो आप किसी भी फिलोसफिकल वर्ल्ड के पार्ट नहीं बन सकते। इस गैप को वो ब्रिज करने की कोशिश कर रहे थे। फ्यूचर में कुछ क्रिश्चियन थिंकर्स ने भी इनके आइडियोलॉजीज को, इनके मेथड्स को यूज करने की कोशिश करी। एक टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है, ह्यूमनिस्ट कैसे लोगों तक पहुंच रहे थे। अब करिकुला हमारी यूनिवर्सिटीज का जो सिलेबस था उसमें लॉ, मेडिसिन और थियोलॉजी, थियोलॉजी मतलब रिलीजियस जो स्टडीज होती है, यही सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे। लेकिन धीरे धीरे ह्यूमनिस्ट सब्जेक्ट थे वो भी स्कूल्स में इंट्रोड्यूस किए जा रहे थे। तो ऐसे ह्यूमनिस्ट थॉट स्कूल्स तक पहुंच रहा था, सिर्फ इटली में नहीं बल्कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज में भी। स्कूल्स का एक पॉइंट आप जरूर आंसर में मेंशन कर सकते हैं कि स्कूल्स इस टाइम पीरियड के जो थे वो सिर्फ बॉयज के लिए ओपन थे, लड़कियों के लिए नहीं। लेकिन सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन, सिर्फ स्कूल के करिकुलम से ह्यूमनिस्ट आइडिया नहीं फैल रहे थे। हमें ह्यूमनिस्ट आइडिया आर्ट फॉर्म्स में भी दिखते हैं, आर्किटेक्चर में भी दिखते हैं, बुक्स में भी दिखते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि आर्ट फॉर्म को किस तरीके से देखा जा रहा था। आर्ट फॉर्म को अगर हम इंडियन सोसाइटीज में बात करें, बहुत सारे यूरोपियन स्कॉलर्स थे जो इंडियन आर्ट को देख के बोलते थे कि अच्छा नहीं है, उतना अच्छा नहीं है। क्यों बोलते थे? क्योंकि यहाँ पे आपको समझाया गया कि ये लोग कैसे आर्ट को देखते थे। इनका कहना ये था कि जितना ज्यादा लाइफ लाइक लगेगा, जितना ज्यादा रियलिस्टिक लगेगा, उतना ज्यादा आर्ट फॉर्म आपका अच्छा है, उतना अच्छे आप आर्टिस्ट हो। इसलिए बोल रहे थे कि इमेजिनेशन से कुछ मत बनाओ, आप नेचर को देखो, स्टडी करो, उसको एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट अपने पेंटिंग में, स्कल्पचर में करने की कोशिश करो। अगर आपको इमेजिनेशन से बनाना है ना तो आपको नेचर का बहुत नॉलेज होना चाहिए, ज्योमेट्री आपको पता होना चाहिए, फिर ही आप बना पाओगे, क्योंकि रियलिस्टिक आपको बनाना है। इस हाथ को देख लो, इस हाथ में हमें क्या समझ में आता है कि मे बी एक रिलीजियस लिंक बनाने की भी कोशिश की गई है, लेकिन ये भी दिखाया गया है कितने अच्छे से ह्यूमन एबिलिटीज को डेवलप किया जा सकता है, नेचर को कितने अच्छे से हम समझ के पोर्ट्रे भी कर सकते हैं। अगेन इट शोज अ ह्यूमनिस्ट आइडिया हमें, और ह्यूमनिस्ट कल्चर का ये एक मेन फीचर है ही कि यहाँ पे ह्यूमन स्किल्स पे बहुत सारा फोकस भी किया जा रहा था। आर्टिस्ट जो थे वो भी पुराने जो वर्क्स थे उनसे इंस्पायर हो रहे थे। जैसे कि एक तरफ हम एंशिएंट रोम के, ग्रीक के टेक्स्ट वगैरह भी पढ़ रहे हैं, लेकिन उतने ही इंटरेस्ट उस टाइम पीरियड के जो हमें मटेरियल मेन मिलते थे उसको भी इस टाइम पीरियड में स्टडी किया जा रहा था। अब रोम तो फॉल हो चुका था, रोमन एम्पायर खत्म हो गया था, उसके 1000 ईयर्स बाद भी हमें जो फ्रेगमेंट्स मिलते थे, उनके आर्ट पीसेस मिलते थे आर्ट के, उस एंशिएंट रोम के हमें जो
स्ट्रक्चर्स वगैरह के जो रिमेन्स मिलते थे, उस पुरानी सिटीज के जो एविडेंसेस मिलते थे, उनको देखा जाता था, उनको स्टडी किया जा रहा था। एंड जितना भी ऐसा आर्ट फॉर्म होता था जो परफेक्टली बहुत अच्छे से रियलिस्टिकली चीजों को दिखाता था, उसको एकदम बढ़िया माना जा रहा होता था। तो ये हमें थिंकिंग देखने को मिलती है इटालियन सोसाइटी की, इस पीरियड की सोसाइटी के लोगों की, कि वो आर्ट को कैसे देख रहे थे। एंड जो अब नए हमारे इटालियन स्कल्पटर्स थे, वो इसी पुराने रियलिस्टिक दिखाने की ट्रेडिशन को कंटिन्यू कर रहे थे। एक एग्जांपल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, हमारे डोनाटेलो भाई आ जाते हैं, हु ब्रोक न्यू ग्राउंड। ब्रोक न्यू ग्राउंड का मतलब होता है उन्होंने कुछ नया ही कर दिया। उन्होंने इतने ज्यादा रियलिस्टिक लाइफ लाइक स्टैचूज बनाए जितने आज तक कभी नहीं बनाए गए होंगे। आर्टिस्ट जो थे वो क्या कोशिश कर रहे थे, एकदम एक्यूरेट चीजों बनाने के लिए, तो उसके लिए ये लोग साइंटिस्ट के वर्क्स को भी स्टडी कर रहे थे। फॉर एग्जांपल आपको बोन स्ट्रक्चर्स स्टडी करना पड़ेगा। अगर आपको पता है कि यहाँ पे नोज में एक बोन होती है जो कनेक्ट होती है, तभी तो आप उसको रियलिस्टिकली अपने उसमें दिखा पाओगे अपने वर्क में। चाहे आप स्केचिंग करो, चाहे आप स्कल्पटिंग करो, कुछ भी करो, आपको ये सब पता होना पड़ेगा। इसलिए मेडिकल स्कूल्स की जो लैब्स होती थी उसमें ये आर्टिस्ट वगैरह जा रहे थे स्टडीज करने के लिए। हमें विसेलियस भाई देखने को मिलते हैं, एक बेल्जियन बंदा है ये, जो कि एक मेडिसिन का प्रोफेसर भी था हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ पैडुआ में, और इन्होंने पहली बार ह्यूमन बॉडी को डाइसेक्ट किया। एंड दिस वाज द स्टार्ट ऑफ मॉडर्न डे फिजियोलॉजी। ये हमें लियोनार्डो दा विंची साहब देखने को मिलते हैं। अगर आपको नहीं पता मोनालिसा क्या है, द लास्ट सपर क्या है, तो कौन से पत्थर के नीचे रह रहे हैं, ये बनाई थी हमारे इन भाई ने। एंड इनका एक कोशिश ये भी था कि ये उड़ सके, जिसके लिए बहुत सारी बर्ड्स वगैरह को इन्होंने ऑब्जर्व किया एंड फ्लाइंग मशीन बनाने की डिजाइन की कोशिश इन्होंने करी। ये खुद के नाम को साइन करते थे द लियोनार्डो दा विंची, डिसाइपल ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, व्हिच अगेन शोज कि कितना ज्यादा एक्सपेरिमेंटिंग को ये फोकस दे रहे थे। एक लाइन लिख के आना कि पेंटर्स के पास पुराने मॉडल्स नहीं थे जिसको वो देख के कॉपी पेस्ट कर पाए, लेकिन स्कल्पटर्स के जैसे ही पेंटर्स भी यही कोशिश कर रहे थे कि रियलिस्टिक चीजों को दिखाया जा सके, जिसके लिए लोग समझ रहे थे कि ज्योमेट्री के नॉलेज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ताकि आप ज्योमेट्री को समझोगे तभी आप दिखा पाओगे। अगर आप स्टडी करोगे नेचर को, तब आप देख पाओगे कि टोनल क्वालिटी ऑफ लाइट कैसे बदल रही होती है। इसका एग्जांपल हम यहाँ से समझ सकते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे लाइट गिर रही है, इधर से लाइट आई तो कहाँ पे डार्क से हमारे, जहाँ पे कोई भी लाइट नहीं जा रही है। यहाँ पे हमारे हाईलाइट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से लाइट आई तो मे बी 3-4 पॉइंट हमें हाईलाइट के मिलेंगे, कहीं पे मीडियम टोनल क्वालिटी होगी हमारी लाइट की। तो ऐसे जब आप स्केचिंग में जाते हो, अगर आप किसी भी आर्ट फॉर्म में जाते हो, तो बहुत सारी एनाटॉमी समझना होता है। कोई भी अगर स्केचिंग करता है यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे, तो आपको ये चीज पता है कि एनाटॉमी समझे बिना आप नहीं बना सकते एकदम रियलिस्टिक चीजों को। तो वो चीज ये लोग भी समझ रहे थे। ऑयल पेंट्स यूज हो रहे थे, जिन्होंने जो कलर्स की रिचनेस थी उसको काफी इंप्रूव कर दिया था एज कम्पेयर टू पुराने जो पेंट्स हमें कलर्स देखने को मिलते हैं। कॉस्ट्यूम्स में जो कलर्स और डिजाइन यूज किए जा रहे थे, इससे हमें समझ में आता है कि यहाँ पे चाइनीज और पर्शियन इन्फ्लुएंस भी था, जो कि मे बी मंगोल्स यहाँ पे इस आर्ट फॉर्म को लेके आए थे। तो मंगोलिक इन्फ्लुएंस भी हमें देखने को मिल जाता है। हेंस एनाटॉमी, ज्योमेट्री, फिजिक्स का बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा था, ताकि एकदम ब्यूटीफुल, और इनके नजरिए से ब्यूटीफुल मतलब रियलिस्टिक आर्ट को बनाया जा सके। तो इस पीरियड में हमें आर्ट में क्या देखने को मिलता है, जिसको हम बुलाते हैं रियलिज्म, दिखाने की कोशिश हो रही थी। ये रियलिज्म का जो कल्चर था, ये 19th सेंचुरी तक भी चलता रहा। सिटी ऑफ रोम अब जो कोलैप्स हो गई थी काफी टाइम पहले, उसका बहुत बढ़िया रिवाइवल होता है 15th सेंचुरी में। हुआ ये था 1378 में। अब पोप एक होना चाहिए, ये हमारे लीडर पोप है, लेकिन एक ग्रुप ने बोला ये हमारे पोप है, दूसरे ने बोला नहीं नहीं हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ये हमारे पोप है। ऐसे दो पोप साथ में आ गए थे। ऑब्वियसली अगर ऐसा इंटरनल प्रॉब्लम्स होंगी तो आपकी पावर ओवरऑल वीकेंड पड़ जाएगी। 1378 में ऐसा होता है, लेकिन 1417 मतलब 15th सेंचुरी में ये चीज खत्म हो जाती है। पोप्स की वापस से पावर जो थी वो बढ़ना चालू होती है, वो पॉलिटिकली वापस से थोड़े स्ट्रॉन्गर होते हैं। पोप लोग भी बोल रहे थे कि भाई हिस्ट्री को पढ़ो, रोम की जो स्टडी थी, हिस्ट्री थी, उसको वापस से स्टडी करो। एंड आर्कियोलॉजी जो नई नई स्किल थी इस टाइम पीरियड के लिए, अब आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पे एक्सकेवेशंस कर रहे थे और रोम के जो रूइंस वगैरह थे उसको स्टडी करने का काम कर रहे थे। इससे एक नया स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर यहाँ पे काफी ज्यादा डेवलप होता है। बेसिकली डेवलप क्या होता है, रिवाइव होता है। ये जो नया स्टाइल है, ये एक्चुअल में पुराना जो इंपीरियल रोमन स्टाइल था, जो रोमन पीरियड में जो बड़े बड़े बढ़िया बिल्डिंग्स बन रहे थे, उस स्टाइल को वापस से रिवाइव कर लिया गया। अब इस स्टाइल को बुलाया जाता है क्लासिकल स्टाइल। इस टाइम पीरियड के, अब हमारे इस ह्यूमनिस्ट टाइम पीरियड में लोग जो भी
पावरफुल फिगर्स, चाहे वो हमारे वेल्दी मर्चेंट्स हो गए या पोप हो गए या फिर एरिस्टोक्रेट्स हो गए, ये लोग ऐसे आर्किटेक्ट्स को हायर कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हायर कर रहे हैं जिनको क्लासिकल आर्ट स्टाइल बनाते आता हो, ताकि वो अपने स्कल्पटर्स, अपने पेंटिंग्स, अपने बिल्डिंग्स वगैरह उस क्लासिकल आर्ट स्टाइल में बनवा सके। तो जो आर्टिस्ट हैं, जो स्कल्पटर्स हैं, वो बिल्डिंग को डेकोरेट करने के लिए पेंटिंग, स्कल्पचर्स लगा रहे थे, रिलीफ लगा रहे थे। रिलीफ मतलब क्या होता है, कई जगहों पे मिलेगा ये हिस्ट्री में टर्म आपको, क्योंकि रिलीफ एक ऐसा फीचर है जो कई बिल्डिंग्स में यूज किया जाता है। अगर एक मान लेते हैं ये एक हमारी दीवार है, इसमें मुझे हाथ बनाना है, तो मैंने हाथ बनाने के लिए यहाँ पे ऐसा खरोंच दिया, तो वो रिलीफ नहीं है। लेकिन अगर मैंने बाकी वाले एरियाज को खरोंच दिया ताकि हाथ उभर के बाहर आ जाए, तो उसको अक्सर रिलीफ बुलाया जाता है। तो ये भी यहाँ पे किया जा रहा था। कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते थे जो पेंटिंग, स्कल्पटिंग, रिलीफ सब कुछ काम खुद ही कर लेते थे। पेंटर भी है, स्कल्पटर भी है, आर्किटेक्चरल वर्क भी कर रहे हैं। बहुत अच्छे एग्जांपल्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एक नाम है हमारे मिचेलेंजेलो बुनराटी। अब ये बोलते हैं ना, आर्ट आर्टिस्ट को इमॉर्टल कर देता है। इन्होंने कहाँ कहाँ काम किया। इन्होंने चैपल, सिस्टीन चैपल, चैपल मतलब एक छोटा सा चर्च, आप इसको बुला लो, वेटिकन सिटी का बहुत पॉपुलर ये हमारा है, और जाना ही इसलिए जाता है क्योंकि इन्होंने यहाँ पे बहुत बढ़िया काम किया था यहाँ की सीलिंग में पेंट करने का। इन्होंने द पिएटा एक स्कल्पचर को भी बनाया, और सेंट पीटर्स चर्च का भी इन्होंने डिजाइन किया, उसके डोम का। ये सारी चीजें उस टाइम के हमारे रोम का पार्ट थी। फिलिप्पो ब्रूनेलेस्की, फिलिप्पो ब्रूनेलेस्की, फिर दूसरा नाम है फिलिप्पो ब्रूनेलेस्की। इस भाई ने आर्किटेक्चर काम किया हमारे स्पेक्टिकुलर डुओमो ऑफ फ्लोरेंस में। तो ये जो अब इंडिविजुअल लोग थे, इन्होंने अब यहाँ पे अपना जो करियर था, हमारे फिलिप्पो भाई ने एज अ स्कल्पटर चालू किया था, लेकिन फिर उन्होंने आर्किटेक्चरल काम वगैरह करना भी चालू कर दिए। तो अब ये भी एक हमारे इस टाइम पीरियड का एक बहुत अच्छा फीचर है कि जो इंडिविजुअल आर्टिस्ट थे ये भी पॉपुलराइज हो रहे थे। पहले गिल्ड पॉपुलराइज होते थे कि भाई ये आर्टिस्ट का गिल्ड है, ये अच्छा काम करता है। अब इंडिविजुअल्स की फेम भी सोसाइटी में बढ़ रही थी। हमने कुछ एग्जांपल पीछे देख लिए। सब मेरे बंधु होने का गलत फायदा उठा लेते हैं। अब एक क्वेश्चन आएगा प्रिंटिंग का, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन बना के आ जाना कि अगर आपको किसी जगह की बिल्डिंग देखनी है, किसी जगह की पेंटिंग देखनी है, इन सब चीजों को देखने के लिए आपको वहां जाना पड़ेगा। तो लोग ट्रेवल करके इटली आते थे इन सब चीजों को यहाँ पे देखने के लिए। लेकिन यहाँ का जो लिटरेरी वर्क्स वगैरह थे, जो रिटन वर्ड थे, जो टेक्स्ट था, वो ट्रेवल कर सकता था एक जगह से दूसरी जगह। एंड हेंस बहुत सारा टेक्स्ट जो इटली वगैरह में लिखा जा रहा था दूर दूर तक फैल रहा था। एक डेट याद रख लो, 16th सेंचुरी। ये ग्रेटेस्ट रिवॉल्यूशन बताया जाता है 16th सेंचुरी का। क्या कि हमने प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को मास्टर कर लिया। अब प्रिंटिंग पहले से ही हो रही थी, लेकिन इस टाइम पीरियड में काफी हद तक जो मॉडर्न डे प्रिंटिंग है उस टाइप की प्रिंटिंग हम करना चालू कर चुके थे। तो 16th सेंचुरी के बाद प्रिंटिंग बहुत इजी, इफेक्टिव और फटाफट हो रही थी। यूरोपियंस ने हालांकि जो प्रिंटिंग है वो डेवलप नहीं किया था। प्रिंटिंग पहली बार डेवलप किया था चाइनीज लोगों ने, एंड चाइनीज लोगों ने प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को स्टार्ट किया। मंगोल जो रूलर्स थे उन लोगों के थ्रू यूरोपियन रीजन तक ये चीजें पहुंची। अब क्यों पहुंची? क्यों हमारे यूरोपियन जो डिप्लोमेट्स, मतलब जो मैसेंजर्स वगैरह थे या फिर ट्रेडर्स वगैरह थे, वो जाते थे मंगोल रूलर्स के कोर्ट में, और जब यहाँ पे जाते थे उनको यहाँ के चीजों के बारे में, चाइना में क्या क्या चल रहा है उसके बारे में पता चलता था। तो ऐसे इन लोगों को प्रिंटिंग के बारे में पता चला। तो दे वर इंडेप्टेड टू द चाइनीज इन्वेंटर्स। सिर्फ ये चीज नहीं, हमारा फायर आर्म्स हो गया, कंपस हो गया, अबेकस हो गया, ये भी हमारे चाइनीज रीजन्स में ही बना था, जो कि बाद में हमारे यूरोपियन रीजन्स में फैला। अब पहले हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखे जाते तो उनको लिखना काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। लेकिन 1455 में, 15th सेंचुरी में क्या होता है, 150 कॉपीज बाइबल के प्रिंट किए जाते हैं योहान्स गुटेनबर्ग की वर्कशॉप में। ये भाई कौन है? इनको क्रेडिट दिया जाता है कि इन्होंने पहला जो मॉडर्न टाइप प्रिंटर था उसको बनाया था, जो कि बेसिकली पहला एक अच्छी टेक्नोलॉजी वाला प्रिंटर था जो कि काफी इफेक्टिवली काम कर रहा था। ये एक जर्मन थे जिन्होंने फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप किया था। तो इसके बाद इतनी ज्यादा कॉपीज वगैरह बनना चालू किए, वरना तो जितना 150 कॉपीज बनाने में टाइम लगा उतना सिर्फ एक बाइबल की कॉपी बनाने में टाइम लग जाता था जब वो मैन्युस्क्रिप्ट बना रहे होते थे। 1500 के बाद से 16th सेंचुरी से बहुत सारे जो क्लासिकल रोमन और एंशिएंट हमारे ग्रीक के टेक्स्ट थे जो कि लैटिन में थे, उनको अब प्रिंट किया जा रहा था इटली में, और सर्कुलेट भी ये बहुत ज्यादा हो रहे थे। प्रिंटेड बुक अब मार्केट में अवेलेबल हो गई है तो लोग उनको खरीद पा रहे हैं। जो बच्चे हैं उनके लिए सिर्फ अब लेक्चर नोट्स नहीं है, वो इन प्रिंटेड बुक्स को भी खरीद सकते हैं। तो आइडियाज जो है, इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह फैल रही होती थी। तो आप समझ रहे हो कि किस तरीके से प्रिंटिंग इस्टेब्लिश होना चालू करी, डेवलप होना चालू करी। नहीं, तुमको बस स्मार्ट पढ़ना है अपने, तुमको किसी चीज से लेना देना नहीं है, समझो इस चीज में।
प्रिंटेड बुक जो थी, अब वो किस चीज में हेल्प कर रही थी, वो अपने आइडियाज को प्रमोट करने में, बहुत दूर दूर तक हजारों लोगों तक पहुंचने में अब ये प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी हेल्प कर रही थी। तो प्रिंटिंग का ये पूरा जो टॉपिक है ये एक्सप्लेन आप करके आओगे। अब लोग बुक्स पढ़ रहे थे, लोगों को ये बुक पढ़ने की जो हैबिट है वो भी डेवलप हो रही थी, क्योंकि अब वो कॉपीज खरीद सकते थे खुद के लिए और ये बहुत ईजी हो गया था। तो ये रीजन है कि जो ह्यूमनिस्ट कल्चर था इटली का, वो बहुत जल्दी एल्प्स, मतलब यहाँ से इटली से जो नॉर्दर्न साइड है वहां पे जो माउंटेन रेंजेस हैं एल्प्स हमारे, उसके ऊपर वाले जो सारे रीजन्स थे वहां पे ये बहुत जल्दी ह्यूमनिस्ट कल्चर भी फैल रहा था। एंड प्रिंटिंग ऑफ बुक्स जो है यही टेक्नोलॉजी थी, यही चीज जो थी जिसके कारण बोलते कि पहले के जो कल्चर्स वगैरह होते थे वो काफी ज्यादा रीजन स्पेसिफिक होते थे, कि जो चीज यहाँ चल रही है वो बस यही चल रही है, शायद थोड़ी दूर तक फैल गई। लेकिन अब ये चीजें जो थी वो बहुत जल्दी जल्दी बहुत दूर दूर तक फैल रही थी। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मुझे एक बात आपको बताना है कि हमारे टेलीग्राम में बहुत सारे रिसोर्सेस आपको मिलेंगे, प्लस हम वहाँ पे एक्टिव रहते हैं, हम आपके साथ कनेक्ट करते हैं। आपको कुछ हमसे बात करनी है तो टेलीग्राम ग्रुप में आप वहाँ पे बात कर सकते हो। सिर्फ हम नहीं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारे आपको टॉपर सीनियर्स भी मिल जाएंगे जो आपको गाइड करने के लिए वहाँ पे हमेशा अवेलेबल रहते हैं, हमेशा खुशी खुशी लोगों को गाइड भी करते हैं। तो टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वरना सिंपल सी बात है कि टेलीग्राम पे जाएं, द ट्विन ब्रोस सर्च करें एंड आपको हमारा पेज मिल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट कर दिया करो, प्रभु यूट्यूब को समझ में तो आए कि वीडियो अच्छी है। भाई तुम लोग कमेंट नहीं करते, यूट्यूब भी प्रमोट नहीं करता, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई, समझा करो यार। इस वाले टॉपिक में एक न्यू वे ऑफ लाइफ ह्यूमनिस्ट कल्चर का आपको देखने को मिलेगा। हमने बात कर ही लिया कि ह्यूमनिस्ट कल्चर में सबसे की फीचर यही है कि रिलीजन डोमिनेट नहीं कर रहा है ह्यूमन लाइफ को। इसका जो कंट्रोल था इट वाज स्लैकनिंग, अब मतलब रिलीजन का कंट्रोल सोसाइटी में थोड़ा सा कम पड़ रहा था, वीक पड़ रहा था। इटालियंस जो थे वो ग्लोरी के पीछे, मतलब नेम फेम के पीछे, पावर के पीछे, वेल्थ के पीछे भाग रहे थे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि वो इररिलीजियस हो गए थे, रिलीजन एकदम खत्म हो गए थे। नहीं 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 नहीं। फ्रांसिस्को बार्बरो एक ह्यूमनिस्ट थे वेनिस के, इन्होंने बताया अपने पैम्फलेट में कि भाई अगर आप वेल्थ अक्यूमुलेट करो तो कोई गलत चीज नहीं है, इसको एज अ वर्च्यू, इसको एक पॉजिटिव चीज की तरह इन्होंने रिप्रेजेंट किया कि ये कोई गलत बात नहीं है। ऑन प्लेजर, ये हमारे लोरेंजो वाला का टेक्स्ट है एंड इन्होंने बोला अगर आप हिस्ट्री को पढ़ते हो तो आप अपनी लाइफ में परफेक्शन को चेज कर सकते हो। एंड इन्होंने जो क्रिश्चियन इंजेक्शन, मतलब क्रिश्चियन इम्पोजिशन जो था, ये आपको प्लेजर सीख नहीं करना, इसके अगेंस्ट इन्होंने बात करी। फिर अब इस सोसाइटी में हमें गुड मैनर्स का भी एक कंसर्न देखने को मिल रहा होता है, कि लोग बोल रहे थे कि आपको पोलाइटली बात करना चाहिए, सही तरीके से ड्रेसअप होना चाहिए, ऐसा नहीं कहीं भी शॉर्ट शॉर्ट पहन के खड़े हो गए, नहीं, अच्छे से आपको ड्रेसअप होना चाहिए। स्किल्स ऑफ अ पर्सन की बात की जाए थी कि भाई ये स्किल्स हैं तो सबसे आनी चाहिए। तो ऐसे ह्यूमनिस्ट कल्चर में हमें देखें तो ये जो पूरे टॉपिक्स है ना अलग अलग जगहों के, अगर एक ब्रॉड क्वेश्चन आता है कि ह्यूमनिस्ट कल्चर को एक्सप्लेन करो तो ये सारे पॉइंट्स आप वहां पे डाल सकते हैं जो हमारे पूरे चैप्टर में फैले हुए हैं। तो ये तो की पॉइंट ह्यूमनिज्म का है ही हमारा, कि इंडिविजुअल्स को ऐसे देखा जा रहा था कि वो काफी सारी एबिलिटीज स्किल्स को अक्वायर कर सकते हैं, अपनी लाइफ को शेप कर सकते हैं। एंड ह्यूमंस को इस तरीके से देखा जा रहा था कि दे आर मेनी साइडेड, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ह्यूमन है तो वो सिर्फ पूजा पाठ में लगेगा, कोई है तो सिर्फ वो नोबल बनेगा, कोई हमारा थर्ड कैटेगरी पेजेंट होगा। नहीं 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 नहीं, आप सारी स्किल्स अचीव कर सकते हो, आप अलग अलग चीजें कर सकते हो, आपको सिर्फ पैसे पावर के पीछे भी नहीं भागना, आप बहुत सारी चीजें डेवलप कर सकते हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ह्यूमनिस्ट कल्चर का। ये बॉक्स माकियावेली का है, इन्होंने द प्रिंस लिखा था, और अगर आप कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस लोगे तो आप माकियावेली के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ोगे। इन्होंने यहाँ पे क्या बेसिक बात करी है, इन्होंने बोला है वही चीज कि हर एक ह्यूमन में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। कुछ चीजों के लिए हमें तारीफ मिलती है, कुछ के लिए बुराई मिलती है। आप ग्रीडी हो सकते हो, आप नॉन ग्रीडी हो सकते हो, आप बहादुर हो सकते हो, आप एकदम डरपोक हो सकते हो। तो इस तरीके की बातें इन्होंने पूरा पूरा वही बस अलग अलग ऑपोजिट्स इन्होंने यहाँ तक लिखे हुए हैं। लेकिन एक मेन पॉइंट जो इनका आप जरूर याद रखेंगे वो ये है कि इनका कहना था कि ऑल मैन आर बैड। इनका कहना था कि जो भी हमारे एक्शंस होते हैं वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए होते हैं, क्योंकि हम सेल्फिश हैं बाय नेचर। अब ये बात तो इन्होंने करी थी, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या आप इनके वर्ड से अग्री करते हैं कि हाँ सब लोग सेल्फिश होते हैं? आपको लगता है कि नहीं, थोड़ा एक बेटर स्कोप है हम ह्यूमंस का? जो भी आपको लगता है आप बता देते हैं। हम बात करते हैं विमेन की। मैं हमेशा बोलता हूँ विमेन इन द चैप्टर आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि अक्सर हर चैप्टर में एक एक टॉपिक हमें विमेन का देखने को मिलता है, एंड उस टॉपिक से एक सीधा बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, तो पूरा टॉपिक आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। सो विमेन इन द चैप्टर एंड इन आवर लाइव्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बट इस सोसाइटी में उनको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस
किसी भी सोसाइटी में उनको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही थी। अब क्यों, वो एक अलग सब्जेक्ट है, एक अलग टॉपिक है, उसमें हम कभी और चर्चा करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि इनका हाल क्या था। ये जो कॉन्सेप्ट है इंडिविजुअलिटी का, सिटीजनशिप का, हमने देखा कि सोसाइटी में आ रहा था, लेकिन मर्दों के लिए, विमेन के लिए ये नहीं आ रहा था। विमेन को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही थी। फैमिलीज में जो मेल हेड होता था वो डोमिनेट करता था, वो सारी डिसीजन मेकिंग करता था। पढ़ाया भी सिर्फ बच्चों में अपने लड़कों को जाता था, लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था। क्यों पढ़ाएंगे कि मैं अगर मर्द हूं अपने फैमिली का, मैं अपना गृहस्थी का मालिक हूं, तो मैं अपने बड़े बेटे को पढ़ा रहा हूं और मैं बोल रहा हूं कि भाई अब तू मेरे को ओवरटेक करेगा, जो भी अपना धंधा पानी है, जो भी मेरा पब्लिक रोल है, अब आगे जाके तुम करोगे। मैंने बोला बड़े बेटे, छोटे बेटों के साथ क्या होता था, लिखा हुआ है यहाँ पे, आप भी लिख के आएंगे कि अक्सर छोटे जो बेटे होते थे कई बार उनको चर्च वर्च भेज दिया जाता था कि जाओ भाई तुम पूजा पाठ करो, बड़ा बेटा धंधा पानी संभालेगा, तो ये भी हो जाता था। एंड विमेन को ऐसे ही देखा जाता था कि भाई इनकी तो शादी करानी है। अब शादी में डाउरी लगता था इस टाइम पे, इस सोसाइटी में भी। और वो जो डाउरी आता था, अब मान लेते हैं मेरी शादी हो गई, मेरी किसी से शादी हुई, उन्होंने बहुत सारा पैसे के साथ, मैंने उनको पैसा बहुत सारा लिया उनसे एज डाउरी, एंड अब हमारी शादी हो गई है, तो यही पैसा मैं अपने धंधे पानी में भी लगाऊंगा। तो हो सकता है किसी को लगेगा कि पूरा पैसा डाउरी का धंधे पानी में लग रहा है, तो विमेन की तो पावर बढ़ जाएगी ना कि उसके घर का पैसा पूरे धंधा को चला रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता था, उनके घर का पैसा धंधे को चला जरूर रहा है, लेकिन विमेन को से नहीं मिलता था बिजनेस वगैरह में। स्पेशली हम बात करें हमारे जो नोबल फैमिलीज वगैरह है उनमें। एक और पॉइंट यहां से लिख के क्या आओगे, ये लिख के आओगे कि उन हाउस होल्ड्स में जहां पे अपनी डॉटर्स के लिए लोग ज्यादा डाउरी कलेक्ट नहीं कर पाते थे, तो वो लोग बोल देते कि भैया हम आपकी शादी नहीं करा सकते, आप किसी कन्वेंट को, किसी मोनास्ट्री वगैरह को ज्वाइन कर लीजिए एंड आप वहां पे नन बन जाइए, क्योंकि जितना शादी के लिए डाउरी लगेगा उतना तो हम नहीं दे पाएंगे। तो ये भी लिख के आ जाना। तो विमेन का जो पब्लिक रोल था, इट वॉज वेरी 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 लिमिटेड एंड इनको एज हाउसकीपर्स देखा जाता था। लेकिन हर ग्रुप्स में ऐसा सीन नहीं था। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें मर्चेंट फैमिलीज की, तो यहाँ पे विमेन की पोजीशन काफी अलग थी। जो शॉपकीपर्स वगैरह होते थे, मर्चेंट्स मतलब वही ट्रेडर्स वगैरह, शॉपकीपर्स वगैरह हमारे, तो जो शॉपकीपर्स होते थे इनको इनकी वाइफ्स धंधा पानी चलाने में हेल्प करती थी। अगर कभी मैं मान लेते हैं एक मर्चेंट हूँ, मुझे बाहर काम आ गया, तो मेरा काम कौन देखेगा, मेरी वाइफ ही वहां पे देख रही होगी, तो ये भी एक रोल देखने को मिल गया। तो मर्चेंट फैमिलीज में, बैंकर फैमिलीज में विमेन का स्टेटस जो था वो थोड़ा सा डिफरेंट हमें सोसाइटी में देखने को मिलता है। अगर एक मर्चेंट की डेथ हो गई तो इट कंपेल द विडो, कंपेल मतलब फिर उसकी वाइफ को फोर्सफुली अब उसका धंधा टेक ओवर करना होता था कई बार। तो एरिस्टोक्रेटिक में विमेन का रोल बहुत लिमिटेड था, लेकिन अगर हम बात करें इन लोगों की तो थोड़ा सा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। अब कुछ हमें इंटेलेक्चुअल विमेन भी सोसाइटी की देखने को मिलती हैं, जो कि काफी क्रिएटिव भी थी एंड ऑल्सो दे वर सेंसिटिव अबाउट द ह्यूमनिस्ट एजुकेशन। मतलब वो ह्यूमनिस्ट एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को समझ रही थी एंड उसको काफी हाईली रिगार्ड कर रही थी। अब इन्होंने क्या बोला, हमारी एक वेनिशियन मतलब आप समझते हैं, जो कि वेनिस से थी, कैसेंड्रा फेडेल, इन्होंने बोला कि भले ही हमें कोई डिग्निटी ना मिले, कोई रिवॉर्ड ना मिले लेटर्स पढ़ने का, लिटरेचर वगैरह पढ़ने का, लेकिन फिर भी हर एक विमेन को लिटरेचर वगैरह पढ़ना चाहिए। वैसे ये टर्म लेटर्स आपको देखने को मिलता है, कई बार देखने को मिलेगा, आर्ट्स एंड लेटर्स, स्टडी लेटर्स। इसका मतलब हम सिर्फ लेटर की बात नहीं कर रहे, लेटर्स टर्म यहाँ पे लिटरेरी वर्क्स को डिफाइन कर रहा है। तो ये किसने बोला, हमारी फेडेल जी ने। इनके बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए, तो हो सकता है इनका खुद का क्वेश्चन आ जाए। ये एक ऐसी वुमेन थी हमारी जो बोल रही थी कि भाई ह्यूमनिस्ट स्कॉलर जो मेल जितनी एबिलिटीज गैदर कर सकता है, फीमेल भी उतना ही कर सकती है। आप ऐसे मत बोलो कि विमेन इनकेपेबल है नॉलेज को गेन करने के लिए। फेडेल के बारे में लिख के आना कि शी वाज वेरी प्रोफिशिएंट इन ग्रीक एंड लैटिन, जो दो लैंग्वेजेस इनसे अच्छे से आती थी एंड ये अच्छी ओरेटर थी, इसलिए यूनिवर्सिटी ऑफ पैडुआ में इनको ओरेशन के लिए, इनको स्पीचेस वगैरह देने के लिए बुलवाया भी जाता था। फेडेल की जो राइटिंग थी ये हमें क्या दिखाती है, ये हमें दिखाती है कि इस टाइम पीरियड में एजुकेशन को कितना हाईली देखा जाता था, उसको कितनी इंपॉर्टेंस दी जा रही थी सोसाइटी में। ये एक ऐसी वेनिशियन विमेन राइटर थी। इन्होंने सोसाइटी की फ्रीडम की डेफिनेशन को डिफाइन किया, क्रिटिसाइज किया। इन्होंने बोला कि आप सिर्फ मेल फेवरेटिज्म कर रहे हो, आप विमेन को दबा रहे हो, जिसके अगेंस्ट इन्होंने बात करी। फिर एक दूसरी विमेन देखने को मिलती है, मार्केसा ऑफ मैंटुआ। इनका नाम नहीं है, मैंटुआ रीजन है, वहां की मार्केसा मतलब वहां की नोबल जो रूलिंग पावर में थी, वो है हमारी इजाबेला डे एस्टे। ये कौन थी, इनके हस्बैंड जब
एब्सेंट रहते थे तो मांटुआ का जो लीडरशिप है वो संभाला करती थी। एंड ये जो हमारा मांटुआ रीजन है, ये छोटा सा रीजन है, लेकिन इसका जो कोर्ट है यानी कि इसका जो नोबल हाउस होल्ड है, जो नोबल्स वगैरह है इसके, उनको इसलिए ही जाना जाता था कि भाई ये बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल लोग हैं, अपनी इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस के लिए जाने जाते थे। तो विमेन्स की राइटिंग से हमें क्या समझ में आया? हमें समझ में आया कि लोग चाहती थी कि इकोनॉमिक पावर, प्रॉपर्टी और एजुकेशन इन लोगों को भी मिले। ये चाहती थी कि जो मेल डोमिनेशन है वो खत्म हो। इस बॉक्स में बल्दशर कास्टिक ग्लानी भाई के हमें कुछ वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं। ये शायद बातें आपको अच्छी नहीं लगेगी, शायद का पक्का नहीं लगना चाहिए। इन्होंने बोला कि विमेन एंड मैन को एकदम अलग अलग होना चाहिए, विमेन को फेमिनिन होना चाहिए, अपनी नजाकत के साथ अच्छे से चलना चाहिए, लेकिन मैन को मैनली होना चाहिए। तो ये थोड़ी घिसी पिटी पुरानी सोसाइटी की बातें वही इन्होंने यहाँ पे पूरी डिस्क्राइब करी हुई है। फिर इन्होंने बोला कि कुछ चीजें दोनों को चाहिए, कि आपको अच्छा होना चाहिए, आपको बुरा नहीं होना चाहिए। एंड बोला है कि विमेन को इनके लिए जो काम है वो ग्रेसफुली करना चाहिए। बेसिकली ये डिवीजन की बात करें, कैसे मैन एंड विमेन को, मैन को मस्कुलिन एनर्जी रखना चाहिए और विमेन को फेमिनिन एनर्जी से दूर नहीं जाना चाहिए। सोसाइटी में इंटीग्रेशन कैसे कैसे होता है? ट्रेड हो रहा है, ट्रेवल हो रहा है, लोग अलग अलग जगहों पे कॉन्क्वेस्ट कर रहे हैं, तो उससे भी एक कल्चर दूसरी जगह तक जा सकता है। या फिर डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्टैब्लिश हो रहे हैं कि भाई चलो पॉलिटिकल नेगोशिएशंस कर लेते हैं दूसरों के साथ। तो ऐसे अलग अलग जो कल्चर्स थे वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे थे, और इटालियन टाउन्स और जो कोर्ट, जो नोबल हाउस होल्ड्स वगैरह थे, वो दूसरे दूसरे रीजन्स तक इंटरेक्ट कर रहे थे। तो बहुत सारे रीजन्स ऐसे थे जो यहाँ के कल्चर से इंस्पायर हो रहे थे एंड इनके कल्चर को फॉलो करने की, कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे। स्पेशली जो वेल्दी एंड एजुकेटेड लोग थे वो लोग, क्योंकि जो ऑर्डिनरी लोग थे वो टेक्स्ट वगैरह ज्यादा नहीं पढ़ पाते, उनका इंटरेक्शन उतना हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वो पढ़ और लिख नहीं सकते हैं। 15th एंड अर्ली 16th सेंचुरीज में बहुत सारे स्कॉलर्स जो हमारे नॉर्थ यूरोप के थे, अब इनको भी ह्यूमनिस्ट आइडिया अच्छे लगने लग गए। अब इटालियन जो रीजन है वहां का ह्यूमनिस्ट आइडिया, और अब नॉर्थ यूरोप जिन्होंने इन्हीं से ह्यूमनिज्म सीखा है, अब उनका आइडिया थोड़ा सा हमें डिफरेंट देखने को मिलेगा। इसका भी क्वेश्चन आ सकता है। तो डिफरेंस क्या है? हमारे यूरोप में भी अब स्कॉलर्स वही बात कर रहे हैं कि क्लासिकल जो वर्क है ग्रीक और रोम का, उसको हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ ये लोग होली बुक्स जो है हमारी क्रिश्चियनिटी की, उसको भी पढ़ रहे हैं। और इटली में जो प्रोफेशनल स्कॉलर्स थे वो लोग इस ह्यूमनिस्ट कल्चर पे फोकस कर रहे थे। क्लर्जीमैन नहीं कर रहे थे, रिलीजियस लोग नहीं कर रहे थे, बल्कि ऑर्डिनरी लेमैन इस ह्यूमनिस्ट कल्चर को बढ़ा रहे थे। लेकिन इस नॉर्थ यूरोप के रीजन में हमें क्या देखने को मिला कि ह्यूमनिस्ट मूवमेंट में बहुत सारे जो क्लर्जीमैन थे, जो चर्च के मेंबर्स थे, वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। ये लोग बोल रहे थे क्रिश्चियंस को कि आओ आप सब जो एंशिएंट टेक्स्ट है उसको पढ़ो, जो रिलीजन वगैरह के हमारे पुराने टेक्स्ट है उसको पढ़ो। और इससे एक नई चीज हो जाती है। अब नई चीज ये होती है कि इन लोगों ने खुद के पुराने टेक्स्ट वगैरह पढ़ने चालू कर दिए, और इन्होंने देखा कि भाई टेक्स्ट में तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है जो सोसाइटी में चल रहा है। तो इन्होंने यहाँ पे बोला, एंड यू विल राइट इट इन योर आंसर, कि इन लोगों ने बहुत सारे रिचुअल्स वगैरह को, बहुत सारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस वगैरह को जो सोसाइटी में चल रही थी उसको डिसरिगार्ड करना चालू कर दिया, उसको डिस्कार्ड करना चालू कर दिया कि भाई हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में ये सारी चीजें नहीं है। वो लोग बोल रहे थे कि हमारा जो सिंपल रिलीजन था उसमें बहुत सारी अनशन रिचुअल्स प्रैक्टिसेस वगैरह डाल दिए गए, उसको खराब कर दिया गया, लेकिन अब हम वापस से हम अपने पुराने रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ेंगे और उसके हिसाब से अपनी लाइफ जिएंगे। बेसिकली अब यहाँ पे नया पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि लोगों को एज फ्री एंड रेशनल देखा जा रहा है, कि अपने डिसीजन वो लोग खुद ले सकते हैं। उनको भगवान कोई डोमिनेट नहीं कर रहा है कि चर्च डोमिनेट करेगा, भगवान ऐसा ऐसा उनको कराएगा, नहीं। भगवान ने उनको बना दिया है, अब वो खुद अपनी जिंदगी जिएंगे, खुद अपने डिसीजन मेकिंग करेंगे, एंड हियर एंड नाउ में अपनी हैप्पीनेस को ढूंढेंगे। कुछ क्रिश्चियन ह्यूमनिस्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि थॉमस मोर, और हमारे इंग्लैंड के हैं ये, और हमारे इरेज़मस जो कि हॉलैंड के हैं। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई हमारा जो चर्च है वो बहुत ज्यादा एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो बहुत ज्यादा ग्रीडी है, जो एक्सटॉर्शन करता है, मनी हड़पने का काम कर रहा है ऑर्डिनरी लोगों से। और इसका पीक एग्जांपल आपको देखने को मिलता है, जो मेंबर ऑफ क्लर्जी थे वो क्या करते थे, इंडल्जेंस बेचते थे। इंडल्जेंसेस मतलब क्या, कि भाई ये लो कागज ले लो, इसको तुम खरीदोगे तुम्हारे जो पाप है वो खत्म हो जाएंगे। जब लोगों ने पढ़ना चालू किया कि हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, तब उन्होंने सोचा कि भाई क्या हो रहा है सोसाइटी में, एंड तब जो लोग थे वो इनके अगेंस्ट जाना चालू हुए। लेकिन हर एक जो ग्रुप था वो अलग अलग चीज के लिए अगेंस्ट जा रहा था। जो पेजेंट ग्रुप था वो क्यों चर्च के अगेंस्ट जा रहा था, क्यों क्लर्जी के अगेंस्ट जा रहा था? वो लोग बोल रहे थे कि आप हमसे अंधाधुंध फालतू चीजों में पैसा हड़पते हो, तो इसलिए वो लोग उनके अगेंस्ट जा रहे थे। जो प्रिंसेस वगैरह थे, जो पावरफुल प्रिंसेस थे सोसाइटी के, उनको
चर्च इसलिए पसंद नहीं आता था क्योंकि चर्च स्टेट की रूलिंग वगैरह में घुसने की कोशिश करता था, पॉलिटिकल पावर को होल्ड करने की कोशिश करता था, डिसीजन मेकिंग कर रहा होता था। वो प्रिंस लोगों को पसंद नहीं आता है। तो ह्यूमनिस्ट लोगों ने जब चर्च के अगेंस्ट आवाज उठाई तब दोनों को ही बहुत अच्छा लग रहा था। तो वही चीज जो मैंने एक्सप्लेन करी लिख देना कि ऑलमोस्ट हर यूरोप के पार्ट में जो पेजेंट्स थे वो चर्च के अगेंस्ट रिवोल्ट कर रहे थे। रीजन हमने देख लिया, प्रिंसेस वाला हमने पॉइंट देख लिया। और ह्यूमनिस्ट लोगों ने क्या बताया, चर्च क्या बोलता था कि डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हुआ ये था कि कॉन्स्टेंटाइन साहब, याद होगा रोमन के फर्स्ट क्रिश्चियन एम्परर थे, जिन्होंने बोला जा रहा था चर्च की तरफ से कि इन्होंने हमें ऑफिशियली जुडिशियल पावर्स दी है सोसाइटी में डिसीजन मेकिंग वगैरह करने की, एंड फाइनेंशियल फिस्कल पावर्स वगैरह भी दी हुई है जिसके कारण हम सोसाइटी में ये सारी चीजें करते हैं। लेकिन ह्यूमनिस्ट लोगों ने बोला कि नहीं भैया, ये जो आपका क्लेम है कि ये सब हुआ है ये आपका फेक क्लेम है, ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ। लेकिन वैसे इस पैराग्राफ को जरा पढ़ोगे तो कुछ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लगेगा, जरा इसको पढ़ना एक बार खुद से पॉज करके, आपको समझ में आएगी कुछ टेढ़ा मेढ़ा एनसीईआरटी ने काम यहाँ पे किया हुआ है। तो ह्यूमनिस्ट स्कॉलर्स ने क्या बताया कि आपका ये जो क्लेम है ये जेन्युइन नहीं है बल्कि इट वाज फोर्ज्ड लेटर, मतलब बाद में कभी टाइम पीरियड में आपने फर्जी डॉक्यूमेंट वगैरह बना लिए होंगे। यहाँ पे आता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लूथर भाई का। मार्टिन लूथर ये कौन है? 1517 में एक यंग जर्मन मॉन्क थे ये। मार्टिन लूथर को मार्टिन लूथर किंग हमारे अमेरिका वाले से कंफ्यूज मत करना, वो एक अलग बंदा है। यहाँ पे जो लूथर भाई है इन्होंने क्या किया इसको देखो। इन्होंने कैथोलिक चर्च जो हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल था उसके अगेंस्ट इन्होंने अपना कैंपेन लॉन्च कर दिया। इन्होंने बोला कि भाई हमें एक प्रीस्ट की जरूरत नहीं है भगवान से कनेक्ट होने के लिए। इन्होंने बोला कि सब लोगों को इन्होंने बोला कि आप गॉड में फेथ रखो, वो फेथ जो है वो आपको सही पाथ दिखाएगी, आपको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है एक राइट लाइफ जीने के लिए और हेवन में एंटर करने के लिए। तो इस रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट को बुलाया जाता है प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। ये टर्म याद रखेंगे। अब आप यहाँ पे समझोगे, अगर आपको क्रिश्चियनिटी का थोड़ा सा भी नॉलेज है ना तो आपको पता है कि अलग अलग चर्चेस होते हैं, अलग अलग ब्रांचेस है क्रिश्चियनिटी के विद इन ही। तो कैसे वो ब्रांचेस डेवलप हुई आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो एक ब्रांच कैसे डेवलप हुई इन प्रोटेस्टेंट्स की, इस तरीके से जब इन्होंने ये मूवमेंट किया तो अब हो ये रहा था जर्मनी में और स्विट्जरलैंड में बहुत सारे चर्चेस अपने कैथोलिक जो लिंक है, कैथोलिक चर्च से जो लिंक है, पोप से जो लिंक है उसको खत्म कर रहे थे। स्विट्जरलैंड में लूथर के जो आइडियाज थे उनको पॉपुलराइज किया उल्रिच zwingli ने, और उसके बाद जॉन कैल्विन ने। ये कुछ लोग थे जो इनके आइडियाज में मान रहे थे एंड इनको सपोर्ट मिल रहा था मर्चेंट कम्युनिटीज का, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलराइज इस आइडिया को कर रही थी। इनकी टाउन्स में जो पॉपुलर अपील थी, उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। लेकिन जो कैथोलिक चर्च था इसका कंट्रोल रूरल एरियाज में अभी भी बहुत ज्यादा था। जर्मन रिफॉर्मर्स की अगर हम बात करें तो अब हमें एक नया ग्रुप देखने को मिलता है एनाबाप्टिस्ट का। ये लोग कौन है? ये और भी ज्यादा रेडिकल, मतलब और भी ज्यादा एक्सट्रीम अप्रोच को अडॉप्ट कर रहे हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि सेल्वेशन के लिए, लिबरेशन के लिए, हिंदी में हम बोलते हैं मोक्ष के लिए, आपको सारे ऑपरेशन को खत्म करना पड़ेगा। अब ये बहुत एक्सट्रीम पाथ को चूज कर रहे हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि हम कोई टैक्सेस वगैरह पे नहीं करेंगे, भगवान ने सबको इक्वल बनाया है एंड इसलिए हम कोई टैक्स वगैरह नहीं देंगे, हम अपना प्रीस्ट खुद डिसाइड करेंगे। ये क्या बात होती है कि कोई और हमारे लिए प्रीस्ट डिसाइड कर रहा है चर्च का? ना जी ना। और इनको सपोर्ट मिल रहा था, किनको? हमारे एनाबाप्टिस्ट ग्रुप को इनको सपोर्ट मिल रहा था, उन पेजेंट्स का जो कि फ्यूडलिज्म में बहुत ज्यादा दबाए कुचले गए थे। अब हमें टिंडेल भाई देखने को मिल रहे हैं, ये इंग्लिश ल्यूथरन आइडियाज को फॉलो करने वाले हैं। और इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि सोसाइटी में जो बाकी जो चर्च के मेंबर्स हैं बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, अपने इविल मोटिव्स ले रहे हैं एंड पूरे रिलीजन को घुमा फिरा के लोगों का फायदा उठा रहे हैं, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। बल्कि ज्यादा बेटर क्या होगा अगर जो लोग हैं वो खुद से अपने रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़े एंड खुद से अपने रिलीजन को समझे, ताकि उनको देखे कि ये जो बाकी लोग हैं वो झूठ बोल रहे हैं, स्टोरीज घुमा फिरा के बता रहे हैं, गलत गलत बता के इनको झूठ बोल के इनको लूट रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने न्यू टेस्टामेंट को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। न्यू टेस्टामेंट मतलब क्या? ओल्ड टेस्टामेंट जिसमें हमारे जीसस के बर्थ के पहले की सारी चीजें लिखी हुई है और न्यू टेस्टामेंट में हमारे जीसस के बर्थ के बाद की सारी चीजें लिखी हुई। तो ये जो बाइबल के हमारे दो पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, तो उसको इन्होंने ट्रांसलेट किया इसी होप में कि अब लोग इसको पढ़ेंगे एंड एक्चुअल में देख पाएंगे
बताइए कैसे इनको चीट किया जा रहा है बाकी चर्च के लोगों की तरफ से। अब ल्यूथर भाई हमारे कैथोलिक चर्च को तो अपोज कर रहे हैं, लेकिन ये जो रेडिकल आइडियाज थे, रेडिकलिज्म को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो लूथर भाई ने जर्मन रूलर से क्या बोला कि भाई जो पेजेंट्स रिवोल्ट कर रहे हैं ना, रेडिकलिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, इनको आप दबाओ, इनको आप बढ़ने मत दो। तो 1525 में जो रिवोल्ट्स वगैरह था उसको सप्रेस किया गया। ये जो रेडिकलिज्म था इस सप्रेशन को सर्वाइव कर जाता है एंड इन्होंने ज्वाइन कर लिया प्रोटेस्टेंट्स का जो फ्रांस में मूवमेंट चल रहा था उसको, क्योंकि यहाँ पे इन प्रोटेस्टेंट्स को जो कैथोलिक रूलर्स थे वो बहुत ज्यादा ऑपरेस कर रहे थे, बहुत ज्यादा दबा रहे थे। तो इन लोगों ने रिवोल्ट किस चीज का चलाया, इन्होंने बोला कि भाई इस ऑपरेसिव रूलर को हम हटाएंगे, हम अपना रूलर खुद डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमें ये आइडियाज डेवलप होते हुए देखने को मिले एंड ओवरऑल होता यही है फ्रांस में और बाकी पार्ट्स ऑफ यूरोप में भी कि कैथोलिक चर्च था, उन्होंने प्रोटेस्टेंट्स को बोल दिया कि भाई ठीक है, आपकी जो भी वर्शिप है, जो भी आपके आइडियाज है वो आप फॉलो करो। इंग्लैंड में हमारे जो रूलर्स हैं उन्होंने पोप से रिश्ते खत्म कर दिए एंड अब किंग या फिर क्वीन जो है वो हेड ऑफ द चर्च कहलाए जाने लग गए। कैथोलिक चर्च जो था इसमें भी कुछ चेंजेस आते हैं, इसने खुद को रिफॉर्म करना चालू किया। स्पेन में और इटली में जो चर्चमैन थे वो क्या बोल रहे हैं कि हमें सिंपल लाइफ जीना चाहिए, हमें गरीबों की मदद करना चाहिए। स्पेन में लोयला जी हमें देखने को मिलते हैं, उन्होंने बहुत, ये इंपॉर्टेंट नेम है, उनकी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में भी आएगी और हिस्ट्री में भी आपको बहुत जगहों पे समझने में काम आएगी। इन्होंने क्या किया, इन चीजों को कॉम्बैट करने के लिए उन्होंने प्रोटेस्टेंटिज्म को अपोज करने के लिए इन्होंने सोसाइटी ऑफ जीसस 1540 में एस्टेब्लिश करी। इसमें जो भी ज्वाइन करता था उनको बुलाया जाता है जेसुइट्स। अब बेसिकली इन लोगों का काम क्या है, गरीबों की मदद करना और अपने कल्चर को प्रमोट करना। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे, आप मुगल रूलर्स वगैरह पढ़ोगे, तो वहां पे एक टर्म आएगा कि ये जेसुइट्स आए थे, वो जेसुइट्स आए थे। तो वो लोग क्यों आते थे, वो लोग कई बार अपने इस कल्चर को, अपने क्रिश्चियनिटी को, अपने थिंकिंग को प्रमोट करने के लिए अलग अलग सोसाइटीज में जाया करते थे। लास्ट 2 पेज, अब इसको आप बस एक बार रीड मार लेंगे। हम बढ़ते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, कोपरनिकन रिवॉल्यूशन। अब होता यह है कि जो क्रिश्चियन वर्ल्ड है वहां पे माना जा रहा था कि मैन एक बहुत सिनर है, सिंस कमिट किए हैं। इस आइडियोलॉजीज को, इस नोशन को चैलेंज मिलता है साइंटिफिक वर्ल्ड से एंड इसका क्वेश्चन आएगा तो आप कोपरनिकस के बारे में बता के आएंगे। जो हमारा यूरोपियन साइंस था, इसका टर्निंग पॉइंट था कोपरनिकस भाई का जो वर्क था वो। ये जो है इनके बारे में लिख देना कि मार्टिन लूथर के कंटेम्पररी ही थे। एक तरफ वो अपने रिलीजियस वर्ल्ड में लड़ाई कर रहे थे, दूसरी तरफ ये क्या क्या बता रहे थे वो हम देखेंगे। पहले क्रिश्चियन बिलीफ्स को देख लो। तो क्रिश्चियंस मानते थे कि अर्थ एक सिंफुल प्लेस है, यहाँ पे बहुत सिंस कमिट किए गए हैं, उस बोझ के तले ये दबी हुई है एंड इमोबाइल है, ये मूव नहीं कर पाती है। एंड बाकी जो हेवनली सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जो बाकी प्लैनेट्स वगैरह हैं, वो हमारे अराउंड वगैरह रिवॉल्व करते हैं। जो अर्थ है उसको सेंटर माना जाता था, अर्थ सेंट्रिक व्यू हमें पहले का देखने को मिलता है। लेकिन कोपरनिकस भाई ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि प्लैनेट्स के साथ साथ जितने भी प्लेनेट हैं और हम अर्थ हैं, हम सब रिवॉल्व करते हैं सन के अगेंस्ट। तो सन भाई है हमारे असली दादा। लेकिन हमारे जो कोपरनिकस थे वो एक रिलीजियस क्रिश्चियन थे, एक डिवाउट क्रिश्चियन थे एंड इनको इतनी अकल तो थी, इतनी सब चीजें बता रहा है तो इतना भी वो समझता था कि मैं ये सब पब्लिकली बोलूंगा तो मेरे ऊपर ही लोग चढ़ जाएंगे। तो ही डेफिनेटली डिड नॉट वांट टू पब्लिसाइज हिज वर्क, इसलिए वो डर रहे थे कि क्या रिएक्शन लोग करेंगे, इसलिए वो अपनी बातों को प्रिंट नहीं करना चाहते थे। वो समझते थे कि जो ट्रेडिशनलिस्ट क्लर्जी मैन है वो उनको बहुत ज्यादा अपोज करेंगे, इसलिए उनका जो मैन्यूस्क्रिप्ट था डी रिवॉल्यूशनरिस्ट, इसको वो प्रिंट नहीं करवाना चाहते थे। अपने डेथ बेड में उनके फॉलोअर रेटिकल्स को उन्होंने अपना मैन्यूस्क्रिप्ट सौंप दिया था कि ये लो अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। एंड इनके जो आइडियाज थे वो काफी टाइम बाद ही सोसाइटी में एक्सेप्ट किए गए। इसके बाद अराउंड हाफ अ सेंचुरी लेटर हमें और कुछ वर्क्स देखने को मिलते हैं जिसके थ्रू हेवन और अर्थ का जो गैप था उसको ब्रिज किया गया। हेवन के ऊपर यहाँ पे कोट्स लगाए हुए हैं, क्यों? क्योंकि पहले के लोग ये मानते थे कि भाई एक हेवन है, ये हमारी अर्थ है। एंड आज में भी बहुत सारे लोग मानते हैं, इसलिए शायद एनसीईआरटी यहाँ पे कोट्स में हेवन को लिख रही है, क्योंकि they do not want to say कि भाई हेवन नहीं होता है, also they do not want to accept कि हेवन होता है। शायद इसलिए वो एक झिझक जो है वो यहाँ पे दिखाई जा रही है कि भाई जो हेवन और अर्थ का गैप में जो लोग मानते थे उसको ब्रिज किया
दिया जा रहा था, साइंस दिखा रहा था कि यार देखो ऐसे ऐसे दुनिया चल रही है। साइंस एक्चुअल में दिखा पा रहा था कि ये है दुनिया, आप जो कुछ भी थ्योरी बना रहे हो वो दुनिया नहीं है। तो कौन ये सब चीजें बता पा रहा था? हमें एस्ट्रोनॉमर्स जैसे कि केपलर भाई देखने को मिल जाते हैं, गैलीलियो गैलीली साहब देखने को मिल जाते हैं। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि भाई हम अर्थ सेंट्रिक दुनिया में नहीं बल्कि सन सेंट्रिक दुनिया में रहते हैं। ये हमारे केपलर भाई ने कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री अपने टेक्स्ट में इसको पॉपुलराइज किया, जिसमें उन्होंने बताया कि सन के अराउंड जो प्लैनेट्स है वो सर्कल्स में नहीं बल्कि एलिप्सिस में, मतलब ओवल अपने ऑर्बिट्स कर रही होती है। ऐसी ही चीज को हमारे कंफर्म किया द मोशन में गैलीलियो साहब ने। इन्होंने बताया कि इट इज अ डायनेमिक वर्ल्ड इन दैट वी लिव, एक डायनेमिक वर्ल्ड है जो मूव कर रहा है, स्टैटिक नहीं है। तो भाई ऐसा नहीं कि पाप कर रहे हैं तो हमारी दुनिया रुकी है, नहीं नहीं करो आपको जो करना है पाप, लेकिन दुनिया तो घूम रही है। और जो रिवॉल्यूशन था साइंस का, ये अपने क्लाइमेक्स अपने पीक में पहुंचा जब आइजैक न्यूटन भाई ने अपना थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन दे दिया। हमारे गैलीलियो भाई ने एक बात बताई कि ये जो हमारी बाइबल है जो हेवन के रोड को इनलाइटन करती है, हेवन के रोड को दिखाती है, वो ये नहीं बताती कि हाउ द हेवन वर्क्स। बेसिकली वो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि बाइबल ये क्यों नहीं बता रही है कि यूनिवर्स काम कैसे करता है, क्या उसका फिजिक्स है, क्या उसका वर्किंग है, वो एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रही है अगर वो इतना कुछ बता रही है। तो बेसिकली हमें एक पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है अब कि जो नए साइंटिफिक थिंकर्स हैं वो दिखा रहे हैं कि जो नॉलेज इस टाइम पीरियड का है ये बिलीफ के बेसिस पे नहीं है बल्कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे है। एक बार साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटेशन और अपना ये नया पाथ जो था वो सोसाइटी को दिखा दिया, एक्सपेरिमेंट्स करना वगैरह ऑब्जर्वेशन करने का तरीका दिखा दिया, फिर बाकी की सोसाइटी ने बहुत ज्यादा इस फील्ड में प्रोग्रेस करी। एंड इसी चीज को आज की डेट में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। ये बहुत प्रोग्रेस कर रहा था। हिस्टोरियंस ने अब इस नई अप्रोच को क्या टर्म दिया है, इसी का क्वेश्चन आएगा। टर्म दिया है हमने इस नई अप्रोच को साइंटिफिक रेवोल्यूशन, जो इस पीरियड में हो रहा था। धीरे से जो स्केप्टिक्स थे, जो बेसिकली बिलीव्स में बिलीफ नहीं रख रहे थे, उसको क्वेश्चन कर रहे थे, जो नॉन बिलीवर्स थे, अब उनके दिमाग में ऐसे हो गया था कि गॉड में हम नहीं मानते, हम एक नेचर पे मानते हैं जो कि एक सोर्स ऑफ क्रिएशन है। ऐसे भी लोग जो गॉड में अभी भी मान रहे थे वो भी ये बोलने लग रहे थे कि भाई जो गॉड है उसने हमें बना दिया है लेकिन वो हमारी लाइफ को इंटरफियर नहीं कर रहा है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इन्हीं बिलीफ में से आते हो। आप अपने बिलीफ कमेंट में जरूर डिस्कस भी कर सकते हो, डिबेट्स भी कर सकते हो, कि एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट हमारा दिमाग इन सब चीजों में हमेशा खुला रहना चाहिए और डिबेट्स वगैरह से हमें नहीं डरना चाहिए। और ये सब जो आइडिया सोसाइटी के थे वो साइंटिफिक सोसाइटीज के थ्रू, मतलब जो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह बन रहे थे उनके थ्रू भी बहुत ज्यादा प्रमोट हो रहे थे। जैसे कि पेरिस एकेडमी स्टैब्लिश हुआ 1670 में, रॉयल सोसाइटी इन लंदन ये भी बनाया गया था। नेचुरल नॉलेज जो कि दुनिया वगैरह का जो नॉलेज अब बढ़ रहा था सोसाइटी में उसको प्रमोट करने के लिए 1662 में ये लोग लेक्चर्स वगैरह भी कर रहे होते थे, ये लोग एक्सपेरिमेंट्स भी कंडक्ट कर रहे होते थे पब्लिक व्यूइंग के लिए, ताकि अपने आइडियाज वगैरह को सोसाइटी में प्रमोट कर सके। अब हम आते हैं हमारे आखिरी टॉपिक पे। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो बात है कि रेनेसेंस पीरियड ऐसा, रेनेसेंस पीरियड वैसा, क्या ये बातें एकदम सही भी है या नहीं है, तो वही हमें पॉइंट देखने को मिलेगा। अब रेनेसेंस टर्म क्या दिखा रहा है कि रीबर्थ हुआ है ग्रीक और रोमन आइडियाज का, और 12th और 13th सेंचुरी का जो पीरियड था रेनेसेंस का पहले वाला पीरियड, ये एकदम डार्क एंड ग्लूमी पीरियड था। अब नए राइटर हमारे पीटर फ्रॉम इंग्लैंड ये क्या बताते हैं कि बुरकास जो स्टार्टिंग में हमने देखा था, इनने फालतू चीजों को एग्जैजरेट कर दिया। इन्होंने बोल दिया कि भाई रेनेसेंस पीरियड, रेनेसेंस टर्म ही दिखा रहा है रीबर्थ। इन्होंने दो चीजें बताया, पॉइंट आउट करी। इन्होंने बोला कि ये लोग जो बोल रहे हैं कि रीबर्थ हुआ है एंशिएंट ग्रीक और रोमन पीरियड का, पहली चीज ये भी गलत है। दूसरी चीज कि आर्टिस्ट और स्कॉलर्स दिखा रहे हैं कि क्रिश्चियन सोसाइटी एकदम खत्म हो रही है, प्री क्रिश्चियन सोसाइटी है जिसमें रिलीजियस डोमिनेंस नहीं है वो वापस से आ रही है। ये दोनों चीजों को बोला गया कि भाई बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड चीजें हैं, बल्कि एक्चुअल में सिनेरियो ऐसा नहीं था। एक्चुअल में सिनेरियो क्या बताया जा रहा है कि भाई इवन हमारा जो 12th-13th सेंचुरी का पीरियड था उसमें भी ग्रीक और रोमन कल्चर पॉपुलर था, उसमें भी ये चल रहा था, लोग इनको जानते थे। ऐसा नहीं था कि टेक्स्ट एकदम से टैक्स थे फिर खत्म हो गए फिर वापस आ गए, या फिर कोई चीज थी कोई ट्रेडिशन थे, कोई कस्टम थे, कोई आर्किटेक्चर फीचर्स था, कोई पेंटिंग थी, कोई स्ट्रक्चर था, कुछ भी था, वो था खत्म हुआ वापस आ गया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इस खत्म वाले पीरियड में भी वो चीज थी, बस आपने बोल दिया, उसको एग्जैजरेट कर दिया, ये खत्म हो गया। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाती है सोसाइटी में, लेकिन खत्म नहीं हो गया था जैसे आप पॉइंट आउट कर रहे हो। और इस नए पीरियड में जब आप बोल रहे हो कि रिलीजियस डोमिनेंस खत्म हो रहा है,
खत्म नहीं हुआ है। रिलीजन अभी भी बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है एंड लोगों की लाइफ को शेप कर रहा है। तो ये कॉन्ट्रास्ट दिखाना कि रेनेसेंस पीरियड में और डार्क मिडिल एजेस में इतना बड़ा अंतर है, जहां पे रेनेसेंस पीरियड एकदम डायनामिक, एकदम ब्लॉसमिंग पीरियड है, और डार्क मिडिल एजेस एकदम डल और एकदम फालतू, एकदम डार्क पीरियड है। ये कॉन्ट्रास्ट दिखाना बिल्कुल भी सही नहीं है। एंड ये भी बोला जाता है कि 13th सेंचुरी तो छोड़ दो, 9th सेंचुरी में हमें फ्रांस में देखने को मिल जाते कि सिमिलर लिटरेरी और आर्टिस्टिक ब्लॉसमिंग हो रही थी। ये सारे वर्क्स को प्रोड्यूस किया जा रहा था 9th सेंचुरी में भी। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया गया है कि जो हम बोल रहे हैं ना कि ये लोग अब अपने पुराने एंशियंट रोमन और ग्रीक चीजों से सीख रहे थे, उनके टेक्स्ट पढ़ रहे थे, उन सोसाइटी से सीख रहे थे, लेकिन सिर्फ उनसे नहीं सीख रहे थे। लेकिन हमने चैप्टर में तो सिर्फ उसी चीज की बात करी है। अब क्यों सिर्फ उसी चीज की बात करी है वो हम नीचे जाके देखेंगे। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि ये बाकी सोसाइटी से भी बहुत ज्यादा सीख रहे थे। क्यों? क्योंकि एंशियंट जो रोमन और ग्रीक सिविलाइजेशन की सोसाइटीज थी हमारी, वहां पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उतना ज्यादा नहीं था जितना अब इस मॉडर्न टाइम में एशिया और बाकी रीजन्स में होने लग गया था। तो जब नेविगेशन टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई, जब अलग अलग जो पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड थे वो कनेक्ट हो रहे थे, एक दूसरे से ट्रेड वगैरह कर रहे थे, एक दूसरे के आइडियाज वगैरह शेयर कर रहे थे, तो नॉर्थ अफ्रीका, एशिया, यूरोप बहुत ज्यादा लिंक हो गया था। पॉलिटिकली नहीं, सब जगह अलग अलग पावर डोमिनेट कर रही थी, लेकिन ट्रेड नेटवर्क्स बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश हो गए थे, तो ट्रेड हो रहा था, स्किल्स शेयर हो रही थी। तो जो यूरोपियंस थे वो ग्रीक्स और रोमन से तो सीख रहे थे, लेकिन इसके अलावा इंडिया, अरेबिया, ईरान, सेंट्रल एशिया, चाइना, इनसे भी सीख रहे थे। और इसके बारे में हमारे को ज्यादा चीजें देखने को क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि जब टेक्स्ट लिखे जा रहे थे, जब इनकी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा था, तब यूरोप सेंट्रिक पॉइंट से किया जा रहा था। जो टेक्स्ट हो रहे थे उस टाइम के, वो बोल रहे थे कि यूरोप सेंट्रिक वर्ल्ड है, तो इतनी इंपॉर्टेंस बाकी रीजन्स को नहीं दे रहे थे, वो बस अपने ग्रीक और रोमन उसकी बात कर रहे थे। लेकिन फैक्ट ये है कि बाकी सोसाइटी से भी देख रहे थे और सीख रहे थे। अब कुछ चेंजेस जो हमारी सोसाइटी में एक्चुअल में हुए थे उसकी हम बात कर लेते हैं। पहली चीज तो ये कि हमें प्राइवेट और पब्लिक डिस्टिंक्शन देखने को मिलता है। प्राइवेट लाइफ और पब्लिक लाइफ सेपरेट हो रही थी, जो अलग अलग स्पीयर्स हैं वो सेपरेट हो रहे थे। अब ऐसा नहीं हो गया था कि बस आपका एक ही रोल है कि आप इन 3 कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी को, किसी एक ऑर्डर को बिलोंग करते हो। नहीं 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 नहीं। अब पब्लिक लाइफ की, भाई स्टेट जो फॉर्मल रिलीजन है या फिर जो गवर्नेंस है, ये पब्लिक स्पीयर अलग हो रहा था, लेकिन इसके साथ प्राइवेट स्पीयर भी डेवलप हो रहा था कि लोग अपने खुद के राइट्स को देख रहे थे। खुद की इंडिविजुअलिटी जो लोगों को थी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस गेन कर रही थी। और यही चीज हमें 18th सेंचुरी में देखने को मिलती है कि इसको पॉलिटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया था। बेसिकली अब सोसाइटी में इंडिविजुअल इक्वल राइट्स और इक्वल पॉलिटिकल राइट्स की बातें और डिमांड्स वगैरह कर रहे थे। एक दूसरा डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है, यूरोप की हम बात करेंगे कि पहले यहाँ पे क्या था कि पूरा हमारा एक पावर के अंडर में था कि भाई हमारा पूरा रोमन एम्पायर, उसके अंदर पूरा रोमन जो हमारा यूरोपियन रीजन था वो था। लेकिन अब इधर पे सेपरेट सेंस ऑफ आइडेंटिटी डेवलप हो रही थी। बेसिकली यहाँ का फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, अलग अलग स्टेट्स इमर्ज हो जाते हैं एंड सबकी अपनी अपनी खुद की लैंग्वेज है। पहले का सीन देखो, पहले रोमन एम्पायर था, उसके बाद यहाँ पे लेटिन लैंग्वेज थी जो इनको यूनाइट कर रही थी, क्रिश्चियनिटी थी जो इनको यूनाइट कर रही थी। लेकिन अब हर एक जो अलग अलग फ्रेगमेंटेड पार्ट्स हैं, जो स्टेट्स हैं, वो एक कॉमन, अपनी अपनी कॉमन लैंग्वेजेस से यूनाइटेड है, लेकिन वो अलग अलग हो गए थे। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कॉमेंट जरूर करें। साइनिंग ऑफ, बाय बाय।